चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री वाला चैप्टर भी वही है आपके मेंस में, पूरा पूरा ये इसमें से भी सब कुछ मेंस वाला निकल जाता है ना। इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द स्टेट कंट्रीब्यूट 40% ऑन एन एवरेज बोला यहाँ पे। वैसे कितना कंट्रीब्यूशन है? 43। हाँ है ना, 43 है, पर इसमें बीच में लिखा होगा 42.97। तो उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल निकल जाती है। जैसे कुछ और भी होता है ना इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कुछ एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी आता है, जैसे माइनिंग एंड ऑल। तो इस तरह से तो एवरेज कितना है? 40% जीडीपी में। और इंडस्ट्री सेक्टर हैज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6%। तो ग्रोथ रेट इसका 6% है ना। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स सब सेक्टर। जैसे हमने एग्रीकल्चर के सब सेक्टर पढ़े थे, क्या क्या थे? फिशरी था, फॉरेस्ट भी आता था, लाइफ स्टॉक आता था, है ना। जितनी सारी इनको अलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं इनको। इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी सब सेक्टर आता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? जो करंट प्राइस एज एडवांस एस्टिमेट, एक होता है करंट प्राइस, होता है कांस्टेंट प्राइस, है ना। तो इस पे कितना इसका? 79,284 करोड़, मतलब इतना कंट्रीब्यूट करती है ये, है ना। 42.97% ऑफ द जीवीए इन विच 30.83% कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कहने वाला क्या है, जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट करता है ये? 42.9%। हाँ, थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन ही हो जाएगी कि बट आपने आंसर रखना है वो पहले वाला याद, कितना? 43 पॉइंट कुछ परसेंट, है ना। उसमें थोड़ा सा इसमें से क्या कहते हैं ना, एग्रीकल्चर के बीच वाला पोर्शन यहाँ से निकाल देते हैं। तो कंप्लीट की बात नहीं हो रही यहाँ पे ना। अब इसमें क्या देखना है आपने, जो प्री के लिए क्वेश्चन बनेगा कि अगर इसके अंदर भी 30% कौन अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। और 6% कौन, 6.2 कौन कर रहा है? कंस्ट्रक्शन। 5.2% कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो मोटे मोटे तौर पर क्या हो गया, सबसे पहले आ गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग तो सब चीज की होती है, चाहे हमारी मेडिसिन की वो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग है ना। जितनी फैक्ट्रियां है, बस जो फैक्ट्री में कुछ सामान बन रहा है वो आता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि 30.83% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारा चला है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा, कहीं पे घर बन रहा है, कहीं पे कुछ कुछ ना कुछ। किसमें? सभी की है, सभी की है ओवरऑल। इंडस्ट्री का देखो ना, यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है ना, इंडस्ट्री भी जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो इंडस्ट्री तलक तलक देखो ना, आज की डेट से इंडस्ट्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते एक तरफ से। कोई होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इवन आज की डेट से सर्विस इंडस्ट्री आती है, इसको भी कई बार इंडस्ट्री बोलते हैं। कौन सी? टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना। तो अब इंडस्ट्री के आगे कुछ लगा होगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर उसके आगे सब पार्ट और हो गए मैन्युफैक्चरिंग में क्या? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो आगे आगे फिर बढ़ते जाएगा ना, तो इस तरह से हो जाता है। तो अब है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग। और देखो जैसे माइनिंग एंड क्वेरिंग है ना, ये भी बीच जैसे पोर्शन में आता है ये। ना तो कंप्लीट ये प्राइमरी में आता, और ना तो कंप्लीटली किस में आता? इंडस्ट्री में। जब तक ये नेचुरली फॉल कर रहा है, जब तक इसके ऊपर लेबर जो कोई एनर्जी नहीं लगती है ना, तब तक ये किस में आएगा? प्राइमरी में। जब इसको किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां पे इसके ऊपर काम हो चुका है, तो वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। समझ रहे बात को? तो ये माइनिंग एंड क्वेरिंग आपने देखो कि अपने प्राइमरी सेक्टर में पढ़ी है, ये फॉरेस्ट्री में पढ़ी थी ना। तो यह इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.31%। तो सिंपल सी बात यह है, जब तक वो माइन वैसे ही पड़ी हुई है तब तक वो प्राइमरी में हो जाएगा। जब तक उस माइन की और वगैरह बन गई तो क्या आ जाएगा? वो मैन्युफैक्चर। उसके बाद आगे मैंने उस माइन को फिर आगे जाके फिर और फैक्ट्री में लाएंगे, फिर कहीं और ले आएंगे, तो आगे बढ़ते रहेगा ऐसा काम। तो अब ये क्या हुआ है, बड़ा है इसका, हैज डिक्रीज, हाँ डिक्रीज हुआ है कितना? 0.3% इन 19-20 से टू 0.2%। तो ये कम हुआ है।
ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट एक्शन टेकन टू चेक इलीगल माइनिंग। क्यों आया इसका मतलब? क्योंकि हमारी सरकार क्या कर रही है, इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए बहुत सारे काम करती रहती है। एक बात ये भी है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कई बार, जैसे हम देखो बार बार मैं एक पॉइंट पे हमेशा बात करता रहता हूँ कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाने के क्या क्या आसार है हमारे पास। उसमें से एक स्कोप बनता है माइनिंग का भी। बट माइनिंग में क्या है कि बहुत सारा देश का जो पैसा आना था ना माइनिंग का, स्टेट का, वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि लॉज बहुत है इसके ऊपर। और जहां अगर सरकार एक बार दे देती है तो वहां इलीगल माइनिंग हो जाती है। लग रहा पता क्या करो, क्योंकि देखो ना, जो तो सरकार को पैसा आना चाहिए था, उसमें लोग क्या करेंगे, लाइसेंस लेके एक पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर डेप्थ का, कि भाई इतने इतने में हम शायद डेढ़ डेढ़ मीटर तक ही होता है जहां तक आप माइनिंग कर सकते, तो क्या करेंगे, और ज्यादा गहरी कर लेते हैं फिर। तो उससे क्या था, अब उन्होंने सरकार को जो लॉयल्टी का जो भरा है पैसा, वो दिया है मान लो 1.5 फीट का, ठीक है। और वो कितना डिग कर रहे हैं नीचे, वो करे 3 फीट। सरकार को आ गया 1.5 फीट का, और 3 फीट का कहाँ चला गया, वेस्ट, मतलब वो तो उन्होंने खा लिया पैसा। अब इस चक्कर से क्या है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल बोटलनेक है, क्योंकि हिमाचल तो हिमालय के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो हमारे पास ऑलरेडी माइनिंग के रिसोर्सेज है, उनकी हम ऑक्शन नहीं करवा सकते, उनको हम दे नहीं सकते, आगे लाइसेंस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे दो दो लॉस हो रहे हैं सर स्टेट के। एक तो जहाँ पे होनी चाहिए वहां पे हो नहीं रही है, और जहाँ हो रही है वहां क्या हो रही है, इलीगल हो रही है। समझ रहे हो बात को? तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि हम किस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है किसका, माइनिंग का। जैसा आप देखोगे सिरमौर में पत्थर मिलता है, तो वहां पे ये दिक्कत है, या तो पूरी बंद करी हुई है, या तो उसमें घपले चले हुए हैं। एक तरीके से चल ही नहीं रही है वहां पे चीजें। और जैसे इधर क्या बोलते हैं, सॉल्ट माइन है मंडी में, वो शायद पिछली बारी खुल दी गई है, शायद खुल गई है वो, कितने सालों तक वो बंद रही। ठीक है जी बात। तो ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो ये पॉइंट आपने मेंस के लिए हमेशा याद रखना है कि नॉन रेवेन्यू जो टैक्स रेवेन्यू का जो स्कोप है, वो एक बार बहुत बड़ा स्कोप है माइनिंग। और चैलेंज भी यही है, अगर आपसे पूछे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वहां चैलेंज में लिख लोगे क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है माइनिंग का, दैट इज नॉट एडिक्वेटली हार्नेस्ड, है ना, बिकॉज ऑफ स्मगलिंग, और जो इसका इलीगल ट्रेड, है ना, इलीगल माइनिंग, और साथ में क्या है, इन्वायरमेंटल बॉटलनेक एंड बहुत सारे लॉस। क्लियर? फिर है जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट 70.1% ऑफ नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू। नॉमिनल कौन सी हुई, करंट प्राइस में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकेले कितना कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, पूरा 71% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू एडेड बाय इंडस्ट्री सेक्टर, एंड द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द सब सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक एक पॉइंट आपने याद रखना है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स सब सेक्टर। तो ग्रोथ कितनी है इसकी, 7.1%। और नेशनल लेवल पर कितनी है, 4.1%। तो इसका मतलब है हिमाचल में जो ग्रोथ है इसकी सही है। आपको याद है ना, हमने शुरू में पढ़ा था 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा थी, टर्शियरी की थी। यार मैं ग्रोथ पूछ रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा। सर्विस की थी, सेकेंडरी की थी। सर्विस किस पे थी, सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कौन है, प्राइमरी। तो याद रखो, अलग अलग ग्रोथ अलग चीज होती है, और कंट्रीब्यूशन अलग चीज होती है ना, समझ इस बात की, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, 6.7%। कंस्ट्रक्शन कितना है, 9.5%। कंस्ट्रक्शन ग्रू एट, इसका मतलब होता है करंट से लेकर करंट एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, करंट एनुअल ग्रोथ रेट। देखो कांस्टेंट प्राइस तो तुम देखते ही है कितना है, और करंटली भी कितना ग्रो ग्रो कर रहा है, 6.6%, विच इज 2% पॉइंट लेस देन द नेशनल एवरेज। तो आप ये वाला याद रखो, ये वाला आपने याद रखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। अब इसको ना नाम ही रख लो, याद ही है। मेंस के लिए आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज सेक्टर कितना, 7.2%। और इसका CAGR, करंट एनुअल ग्रोथ रेट, है ना, तो ये कितना है,
5% की ग्रोथ से कर रहा है, मतलब ठीक है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। माइनिंग एंड क्वेरिंग कितना है, 2.2% ग्रो कर रहा है। क्लियर है बात। तो ये देखो सारे फिगर इंपॉर्टेंट है जानने वाले कि कितना पूरा कंट्रीब्यूशन है, और इसमें जो सबसे ज्यादा किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का है। और कौन सा सेक्टर की, अगर पूरे ही सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 7.1 की ग्रोथ से कर रहा है, और फिर अलग अलग से मैन्युफैक्चरिंग 6.7 है, और सबसे ज्यादा क्या ग्रो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क 9.7%, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई 7.2% है, और माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर कितना है, 2.2%। क्लियर है जी। अब आता है इंप्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन। तो वर्किंग फोर्स, आप सबसे पहले तो ये देखो जी, ये वाला आप याद रखो पहले, ये ग्राफ, ये तो 57.23% इंप्लॉय कौन देता है, प्राइमरी सेक्टर। 19.92% देता है सेकेंडरी सेक्टर। 22.85% देता है टर्शियरी सेक्टर। क्लियर है जी बात। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। तो अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे, प्राइमरी पहले में आएगा, टर्शियरी दूसरे में आएगा, और सेकेंडरी तीसरे में आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट में हिमाचल में किसमें ज्यादातर लोग जुड़े हैं, टर्शियरी सेक्टर में। बताओ टर्शियरी में क्यों है, बताओ। अगर आप की नौकरी लगती है तो किसमें जाओगे आप, सेकेंडरी में या प्राइमरी में, किसमें जाओगे, सर्विस में जाओगे ना। तो एक तो बड़ी वजह यही है कि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्प्लॉई है। सारी चीजें तो एम्प्लॉय के ही चला हुआ है, सब कुछ ही, है ना। और फिर टूरिज्म सेक्टर है ना। शायद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट को। तो कंट्रीब्यूशन वाले किसका ज्यादा है, सेकेंडरी का। तो ये थोड़ा सा नेशनल लेवल पर मिसमैच है ये। अब आ जाओ इधर। अब एक आता है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड वो होता है जो वर्किंग में है, सीकिंग और अवेलेबल टू वर्क। अब क्या हो, जो सीकिंग ढूंढ रहा है और काम करने के लिए अवेलेबल है, उसको क्या बोलेगा हम, अनएम्प्लॉयड। बट आएगा किस में ये, वर्क लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स दो तरह की होती है, एक हो गई कौन सी, एम्प्लॉयड, एक हो गई अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कौन सी हो गई, वर्किंग फोर्स। और एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कौन सी हो गई, जो काम करने के लिए तैयार है और काम को ढूंढ रही है। ठीक है जी बात। तो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेवल लेबर सर्वे, 20% ऑफ द स्टेट वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग अडल्ट आर एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री सेक्टर। तो बी सेक्टर किसने जुड़े हुए अपने साथ, इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर में कितने लोग हैं, 11.53%। इसमें क्या बोला हुआ है, with industry sector provided the large share of the employment of workforce employing 11.53% and 7 point दो से दो की बात हो रही है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में कितने हैं, 11.53, और मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, 7.61। ये सारा डाटा प्री के लिए जरूरी है। द टू सब सेक्टर टुगेदर एम्प्लॉय 0.78%। अगर पूरे की इंप्लॉयमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉयमेंट पे 0.78%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर शेयर एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव्स। अब यहां बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्शन में क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट। अगर हम परसेंटेज वाइज इंप्रूवमेंट देखें तो कितना इंप्रूव किया उसने, 38%। कब से, फ्रॉम 34% इन 2021 में। इतना इसने किसी न किसी के साथ मैच कर रहे हैं हम, या तो बेस ईयर के साथ कर रहा है ना। तो मतलब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 21 में हमारी इंप्रूवमेंट बढ़ी थी कितनी, 34% की रफ्तार से बढ़े, और अब कितनी बढ़े, 38 से। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, हिमाचल में भी बहुत बड़ा स्कोप है कंस्ट्रक्शन का, है ना। चलिए कंस्ट्रक्शन लेवल पे कोई कोई घर बना रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग, इतनी सरकारी रोड बन रहा है ना, सब कुछ ही बन रहा है। शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी कितना है, 4%। ये इतना इंप्लॉयमेंट देती है। और देखो अगर इसको, ये ना ऐसे पॉइंट है जिनको आपने रिवीजन करते रहना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो 20%
कौन दे रहा है एम्प्लॉयमेंट? अकॉर्डिंग टू 20.12% ऑफ द स्टेट वर्किंग अडल्ट्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? इंडस्ट्री। और उसके बाद 11% कंस्ट्रक्शन में, 7% मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर ये पूरी इंप्लॉयमेंट की बात करें 0.78 देता है, ये दो ही। और अगर हम देखेंगे ग्रोथ इसकी, तो कंस्ट्रक्शन की सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल हम 34 की बढ़ रहे थे, इस बार कितने से बढ़ गया है? 36 से। और इलेक्ट्रिसिटी का भी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी में भी कितना है? देखो, शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, फिर आपने देखो ना कितने लोग लगे हुए बिजली की नौकरी में, चाहे लाइन ढालने से लेकर, चाहे बिल काटने के लेकर, सारे समझ लो। फिर वाटर का है, जल जीवन वाला जो हमारा वो है, जल विभाग है, उसमें कितने लोग हैं? ये भी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर आता है, ठीक है ना। तो ऐसी सारी सर्विसेज में 4% जो लोग हैं इसमें एम्प्लॉयड है। अगर इसको अदर यूटिलिटी में चाहे चाहे इसमें चाहे कोई और भी सर्विसेज जो सरकार प्रोवाइड करती है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये तो हर घर जाता है ना, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट फोर्स भी इतनी है सरकार के पास। ठीक है जी। अब ये देख देख लिया हमने 57%, 19% एंड 22%। पर आपने रखना है याद पॉइंट भी, ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन सेकेंडरी सेक्टर। अब ये थोड़ा थोड़ा डाटा दिया है, याद रहता है ठीक है, नहीं रहता इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश अर्बन एरिया 28% वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो गांव की लोग है ना, 28% लगे हुए किसमें? सेकेंडरी में। इसका मतलब ज्यादातर किसमें है? प्राइमरी में। इन ये किसकी बात करें? अर्बन की। हाँ, रूरल में कितनी है? 19.25%। बस इतना सा डिफरेंस है। क्योंकि हिमाचल की खास बात ये भी है कि 95% क्या है, हम रूरल ही है, तो उतना ज्यादा बिग डिफरेंस दिख नहीं रहा है ना। और जो लोग शहरों में रहते भी है, वैसे भी नहीं कि कंप्लीटली शहरी लोग हैं, किसी पर्पज से, या तो जॉब के पर्पज से आ रखे हैं, या तो एजुकेशन के पर्पज से आ रखे हैं, है ना। और ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। ऐसा तो देखो ना, हिमाचल में आपको बड़ा कम ट्रेंड मिलता है सुनने को कि पूरी तरह से शहर में रहते हैं। तो उनका क्या होता है, गांव में वो जरूर रहते हैं लोग, तो ये भी एक वजह है। और उसके बाद जस्ट 6.7% रूरल वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, एंड अर्बन में ज्यादा है। अर्बन में कितना है? 16.82%। 30.53% of the men in labor force in rural area are gainfully employment in secondary sector, and whereas 32% of the men in urban area gainfully employed in labor force. इस वाली लाइन को आप छोड़ भी सकते हो, इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ये बोला कि 33% जो लेबर फोर्स है इन रूरल एरियाज आर गेनफुली एम्प्लॉयड इन, मतलब जितनी लेबर फोर्स है ना, जितनी लेबर फोर्स है, अब यहाँ पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। लेबर फोर्स में देखो, पॉपुलेशन तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो लेबर फोर्स में कौन किसकी बात करी थी हमने? या तो एम्प्लॉयड है, या तो जॉब ढूंढ रहा है। तो अगर हम पूरी लेबर फोर्स की बात करें ना, तो सिर्फ 30% मेन इन लेबर फोर्स इन रूरल एरिया आर गेनफुली एम्प्लॉयड। तो उसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 30% लोग हैं जिनको सही में जॉब मिली हुई है, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब इतने सारे लोग हैं हम अभी, लेबर फोर्स तो हम सब है, एम्प्लॉयड कितने हैं? फिलहाल के लिए मैं अकेले हूँ, भी अपना एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये वाली बात हो तो लेबर फोर्स सब आ रहा है ना। और इसी तरह से आगे इन सेकेंड, वेयर इज 32.43% ऑफ द मेन इन अर्बन एरियाज। हाँ, और अर्बन में कितना है? थोड़ा सा रेशो ज्यादा है, कितना? 32%। सिंपल सी बात है, जिसको काम ढूंढ रहा है, गांव में 30% लोगों को काम मिल गया, जो शहर में है जल्दी जल्दी ढूंढ रहा है, उसको कितने को लोगों को मिल गया? 32%। मतलब गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इसको बोल सकता है कि ऐसा नहीं है कि 4 दिन काम करके 5 दिन और काम नहीं मिला, है ना। अब जैसे अगर देखोगे आप, शिमला सिटी के अंदर बहुत सारे वो है, लेबर क्लास है, तो वो पूरी तरह से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थोड़ी नहीं है उनकी। हालांकि गांव से तो आ रखे हो, अब 4 दिन अगर बारिश पड़ गई तो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड हो गया है। समझे बात को? तो तीन डाटा यहाँ पे
शहर में 28% लोग सेकेंडरी के साथ जुड़े हुए हैं, और गांव में कितने हैं 19.25। और औरतों की बात करें 6.76% ही औरतें गांव की जुड़ी हुई है इंडस्ट्री के साथ, तो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटी मोटी हो। और 16.82 कहाँ पे है, शहरों में। और वर्क फोर्स कितनी है जिनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल रखी है, शहरों में गांव में 30.35 और शहरों में 32.43। अब अगर ये डाटा देखोगे ना, बड़ा क्लोज दिख रहा है, तो इससे ये लगता है कि बता हिमाचल में अभी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है शहरी और गांव में। क्योंकि सबसे, आपको पता ना, सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पे है परसेंटेज वाइज, हिमाचल में ही है। तो दो बातें याद रखना, हिंदू और रूरल पॉपुलेशन हिमाचल में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। तो अगर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। अब है जी हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी देखो मेंस में डायरेक्ट लिखी हुई है, पेपर वन में क्या लिखा है आपके, 3 पॉलिसी लिखी है पेपर वन में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, और एक कौन सी पॉलिसी है, इंडस्ट्री, टूरिज्म, और कौन सी पॉलिसी, 3 पॉलिसी दिया ना सिलेबस में। हाँ जी 3 पॉलिसी है, इसका अलावा आपको सिलेबस याद नहीं है कौन से, मैं ये भूल गया इधर, देख लेना। 3 पॉलिसी है पेपर वन के अंदर, इंडस्ट्री वाला सेक्टर आता है पेपर 3 में, और जो पॉलिसी वो कहाँ दिया है पेपर 1 में। चलो ये, तो अब क्या देखना है आपने, प्रायर टू अटेनमेंट ऑफ स्टेटहुड इन 1971 प्राइमरी इंडस्ट्रियल एंटिटीज इन द स्टेट वर्क, कौन कौन सी सबसे पुरानी, एक थी जी नाहन फैक्ट्री नाहन में, एक थी मोहन मेकिन ब्रेवरी कहाँ पे, कसौली में, और साल्ट माइन कहाँ पे थी, द्रंग में, और रोजिन एंड टरपाइन होता है ना, गमटाई बनती है, उसी मैन्युफैक्चरिंग भी कहाँ थी, नाहन एंड बिलासपुर में। एंड 4 माइनर गन फैक्ट्रीज इन मंडी, और कुछ गन फैक्ट्री कहाँ पे, मंडी में। तो लो जी 1971 से पहले सिर्फ हमारे पास ये फैक्ट्री थी, नाहन में फैक्ट्री थी एक, और मोहन मेकिन थी, सॉल्ट ड्रग माइंस मंडी में थी, और रेजिन एंड टर्पेंटाइन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे थी, नाहन एंड बिलासपुर में 2, और 4 गन फैक्ट्रीज थी मंडी में। अब अभी क्या करते हमने, नई पॉलिसी आई है 2019 की, ये हमने मेंस वाली किताब लेबोरेटरी लिखा हुआ है इसके बारे में, 2019 की पॉलिसी है। अब इसका जो मेन विजन है, देखो ना, उस पॉलिसी का कुछ विजन है, कुछ स्ट्रेटेजी है, और कुछ गोल है, बट हमने यहाँ थोड़ा सा विजन लिखा है, टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम इनहांस द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं स्टेट के अंदर, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां पे इकोनॉमी और इकोनॉमी और इंडस्ट्री भी बढ़े, बट मेन पर्पस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसा साथ में क्या देख रहे हैं हम, अगर हम इंडस्ट्री लगा ही रहे तो साथ में ध्यान रखना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर मेक हिमाचल वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो देखो इस कितनी बातें बोल दी पॉलिसी के अंदर सीधी सीधी। एक बोल रहा है कि इकोसिस्टम बना रहे हैं, इकोनॉमी को स्केल अप करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमी बनानी है, और अल्टीमेटली ऐसा लगना चाहिए कि सभी को, बाहर वालों को इन्वेस्टमेंट हिमाचल में की जा सकती है। तो एक होता है ना, एक उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वैसे तो 2022 तक रखा था कि 2022 के बाद हम इसको रिवाइज करेंगे, पर सरकार ने क्या कर दिया, इसको फिर से बढ़ा दिया इसकी टाइमलाइन, कब तक के लिए, 2025 तक के लिए। प्रीमियम क्वेश्चन बन सकता है। तो 19 में आई थी पॉलिसी, इसको हमने कब तक के लिए रखा था, 22 के लिए, और अब इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 25 के लिए। और इसमें सारी बातें रखी, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात की गई है। अब है जी, इन दिस कैटेगरी इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट विल अकम्प्लिश इट्स गोल। तो गोल्स क्या क्या है हमारे, ये ऊपर क्या हो गया विजन, अब नीचे क्या किसकी बात हो रही है, गोल, ठीक है ना। विजन और गोल समझते हो ना फर्क आप। देखो विजन तो एक ब्रॉड होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारा विजन है क्या, हिमाचल को दुनिया की ऐसी स्टेट बनाना जहां पे मैन्युफैक्चरिंग तरह से यहाँ आने के लिए, बस कि हमको यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना है।
ये क्या हो गया, किस हिसाब से हमारी विजन है। अब उस विजन से हम चाहते क्या है, इन्वेस्टर तो हमारे पास बतेरे आ जाएंगे, तो क्या भाई अब इससे क्या निकलेगा मैं, तो क्या बन गया हमारे छोटे छोटे गोल्स। ठीक है ना। देखो विजन हमेशा बड़ा विजन होगा, जैसे देखो कभी राजीव गांधी ने विजन रखा था, इंडिया क्या होगा एक दिन, आईटी हब होगा, विजन था ये। अब जिस टाइम राजीव गांधी जी गए थे यूएसए, तो वहां से एक आइडिया ले आया और उस आइडिया को बना दिया अपना विजन, कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया में आईटी कम्युनिकेशन और टेलीकॉम का एक हब बनेगा। अब हब बनेगा तो हमारे कुछ गोल है फिर। अब उन गोल से क्या चाहते हैं हम, एक गोल है कि हमारा आईटी सेक्टर में हमारी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और आईटी सेक्टर से हमारी गवर्नेंस बढ़िया हो जाएगी, आईटी सेक्टर से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या हो गए सारे गोल्स। उसके बाद अगला आता है गोल से भी जो असली चीज होती है, वो होती है क्या, स्ट्रेटेजी। अब हमें स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमारे पास क्या चाहिए, आईटी को लेकर बढ़िया बढ़िया हमारे आईआईटी को और बढ़िया बनाना पड़ेगा, एनआईटी बनाने पड़ेगे, कुछ और कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी हो गई एजुकेट करने की। फिर हो गई उनको फिट करने की, उसके लिए क्या करेंगे हम, इंडस्ट्री लगाएंगे। फिर एक स्ट्रेटेजी होगी आईटी, आईटी के हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए, हम दूसरे देशों के साथ भी करेंगे बातचीत, यहाँ पर मैंने हमारे इंजीनियर को लेके जाओ काम करने के लिए, तो उन्होंने दुनिया तो खुद ही ले उनको तो। फिर अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी, वहां से बाहर लेकर जाना। तो हर एक गोल के पीछे अपने पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। अब एचएस बनना आपका गोल है कि विजन है, बताओ। विजन है, क्या हो सकता है, गलत छोट छोट समझ के बताओ क्या हो सकता है, विजन या गोल। गोल है एक, विजन क्या है, विजन तो इससे बड़ा हो सकता है। विजन हो सकता है कि आपने बड़ा विजन रख लिया कि मैं हिमाचल में सभी लोगों को क्या बोलते हैं एजुकेशन दूंगा, जितने भी गरीब लोग हैं सबको मैं एजुकेशन दूंगा, दैट इज योर विजन। और वो विजन कब अचीव कर पाओगे आप, उसके लिए आपको कहीं पहुंचना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर गोल है आपका। अब गोल के बाद सबसे भयंकर चीज क्या है, गोल तो आपने रख लिया, आपने रख लिया कि विजन है मेरा, हिमाचल को हमने क्या बनाना है, 100% एजुकेटेड स्टेट, दैट इज योर विजन। आपने सेट कर दिया कि बस अब एक एक गोल है मेरा भी, क्या, एचएस बनना। एचएस बनोगे तो वहां पहुंचोगे ना, तो डिफरेंस बना पाओगे, वैसे कौन पूछेगा आपको, फिर गोल आपके बनते रहेंगे। अभी फिलहाल आपका विजन ये है, गोल ये है। अब देखो ना, आप हमेशा याद रखना, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप क्यों एचएस बनना चाहते हो, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो गोल पूछ रहे हैं कि विजन पूछ रहे हैं। गोल को अचीव करें तो आप बैठ गए वहां उनके सामने इंटरव्यू के लिए, वो तो कंफर्म हो चुका है कि भाई अब आप एक सीढ़ी पीछे हो, गोल आपके हाथ में। अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, गोल थोड़ी नहीं पूछ रहे आपसे, क्या पूछ रहे हैं, विजन। तो फिर सबका विजन यही एक ही है, देश को आगे लेके जाना है। और ये मैं बताऊं आपको बात, जब आप एक बड़े अभी उस पर पहुंचोगे ना, आपका सच में विजन बन जाता है, अगर टाइम से नौकरी लग जाए। अगर थोड़ा 5 या 6 ईयर प्लान बन गया है, बुढ़ापा जरी महसूस होने लग जाए, फिर बंदा बोलता है विजन विजन छोड़ो, नौकरी मिल जाए बस। ठीक है ना। तो असल में क्या है कि जो क्वेश्चन है ना, वो किसका है, विजन का पूछा जा रहा है, कि आप क्या विजन रखते हो, क्यों, वजह क्या है, ऐसा कौन सी चीज है जिससे जो चीज आप सिर्फ एचएस बन के कर सकते हो, कुछ और भी और बन के क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, टीचर क्यों नहीं बन रहे हो आप, तो टीचर, समझ रहे हो बात को। तो अगर गोल बहुत बढ़िया बना दिया आपने, तो उससे बढ़िया, उससे अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है आपकी, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। अभी आप देखो विजन, विजन आपने सेट किया, मेरे को नहीं पता किया नहीं किया, गोल तो सबने सेट किया हुआ है, जो भी पास हो ग्रेजुएट हो गया सबका गोल एक ही है। और वो गोल क्या है, विदाउट विजन। 90% लोगों का गोल है विदाउट विजन, है ना, सिर्फ किसी की देख ली फोटो फोटो बस बन गया गोल। अब उसके बाद आपका गोल अगर डिसाइडेड है तो देन क्या है, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग।
और स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग कैसे बनेगी आपका, आपसे पूछा मैंने अभी 3 पॉलिसी पेपर 1 में, आपको पता ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं है ना, तो इसका मतलब आपकी ऐसी भयंकर रिसर्च होनी चाहिए कि भैया काम तो इधर ही है। नेपोलियन बोनापार्ट की बात बोलता था हमेशा ही, कहता मैं लड़ाइयाँ कभी मैदान में नहीं जीता, मैं हमेशा कहाँ जीतता हूँ, पहले मैं स्थिति देखता था कि वहां पे क्या सिचुएशन है, लड़ाई पहाड़ी एरिया में है, मैदानी एरिया में है, सामने वाला कौन सा, कहता उसके बाद फिर हम पूरी वो करता था मैं प्लानिंग। कहता जिस दिन मैं अपना पेन ऐसा रखता था ना कि डन, कहता मैं अंदर से आवाज आती थी 80% वॉर मैं जीत चुका हूँ, लग रहा है पता क्या हो रहा। तो वो ऐसा इंसान था, ऐसा नहीं करता था कि ऐसे जोश जोश में चला गया लड़ने के लिए। वो क्या करता था, पहले अपना पूरा वर्क करता था, फिर वो लिखता था कि डन हो चुका है, फिर जाता था। तो वो सारा षड्यंत्र तैयार था, फिर तो अटैक ही करना है ना। चलो स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग भी हमारी बन गई, साथ में आप इस रिलेट करो। अब स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के बाद असली क्या चीज है, असली क्या चीज है, हाँ इम्प्लीमेंटेशन। वो है आपकी एग्रेसिव अप्रोच किसमें वर्क करने में, बात यही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप करते क्या हो बस, चाहे एक ही चीज पकड़ के रखो, फिर उससे बात हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमारा विजन हो गया जी, स्टेट को बड़ा ही ऊपर लेकर आना, और उसके बाद अपने हैं क्या, इसमें से क्या क्या गोल है जी, स्ट्रेटेजी। गोल तो ऊपर, इसकी स्ट्रेटेजी बताएगा, स्ट्रेटेजी इफ दिस स्ट्रेटेजी इज इंप्लीमेंटेड इट विल अकम्प्लिश इट्स गोल बाय। तो गोल कैसे अकम्प्लिश करेगा हम, स्ट्रेटेजी के द्वारा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब ऐसा नहीं कि 10-10 दिन लाइन में लगे रहो या चक्कर काटते रहो ऑफिस के, और अगर एक इन्वेस्टर आ भी गया, हमने बोल दिया कि आओ जी हमारे देश हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, हमारे पास लैंड ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए, प्राइवेट लैंड बैंक। और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। उनको लालच देगा कि आओ जल्दी जल्दी, स्ट्रेटेजी होगी ना हमारी कि जल्दी जल्दी से आओ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हम सब्सिडाइज रेट पे देंगे। और साथ में एक स्ट्रेटेजी ये भी है क्या, 85% आपको एम्प्लॉयमेंट किसको देनी पड़ेगी, हिमाचली बोनाफाइड को, है ना। और मैं कहना इसमें लिखा है 80% बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश रेगुलर बेसिस आर बीइंग, क्या लिखा है, इंसेंटिवाइज ऑन दी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ओवर एंड अबव 50% बोनाफाइड। जब वो 50% से ऊपर दे रहा है तो उसको बेनिफिट देगा, समझ गया जी बात। तो क्या जब भी आप पॉलिसी की बात करो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी, चाहे जो ऊपर से पड़े, फर्स्ट विजन, देन गोल, देन स्ट्रेटजी, अब देन एक्शन प्लान, बस। और कई बार अगर हम उल्टा करेंगे, एक्शन करेंगे पहले ही, फिर बनाएंगे स्ट्रेटजी, फिर बनाएंगे गोल, और पता है नहीं है। तो बड़ा ही आपको क्लियर होना पड़ेगा चीजों को लेकर। चलो जी, फोकस फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश, encourage manufacturing and create more job. Himachal Pradesh state government has selected 8 priority industries in to concentrate on. तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हमारे पास ज्यादा, फूड प्रोसेसिंग में, इसमें ही है ना ज्यादा। तो बाकी हम हमेशा एक बात बोलते रहते हैं कि सबसे बड़ा हर्डल क्या है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल हर्डल हमेशा ही रहता है। तो फूड वॉल ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन। और जी ये रैंक आपने याद रखना है। कई बार आता है एप्पल में हमारा कितना रैंक है, तो हमारे लगता है फर्स्ट ही है, फर्स्ट में कितना हमारा, सेकंड। तो फर्स्ट कौन होगा, जेड के। और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड एक्सोटिक फ्रूट्स फॉर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आप याद रखना हमारे पास कितने, ये भी हम मेन से पढ़ते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। क्लाइमेटिक जोन इन हिमाचल प्रदेश, अगर क्लाइमेटिक जोन से बात करें तो क्या निकलेगा हमारे, 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड 9 वैरायटी ऑफ सॉइल्स, 9 वैरायटी ऑफ सॉइल्स की वजह तो 8 होती है, यहाँ 9 आ गई। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास, वर्ल्ड लीडिंग फूड प्रोसेसिंग प्लेयर भी है इन स्टेट में। फिर आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल, ये सबसे टॉप में है। तो अब देखिए जी, स्टेट हैज मेड सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। कितना देखो आपको याद होगा, पहले 1951 और 52 में कितना कंट्रीब्यूशन था, 7%, अब कितना हो गया 42.97%।
पर याद रखना हमने 43 वाला, ठीक है ना। सेक्टर हाईलाइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल इन द स्टेट, तो ये बोल रहा है कि स्टेट हैज 47 इंडस्ट्रियल एरियाज। ये भी आपके डायरेक्ट सिलेबस में लिखा है मेंस में। 47 हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है, 17 इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, और 300 प्लस क्या है हमारे पास स्टेट, एंड ऑफर मार्केट एक्सेस टू ओवर 300 मिलियन कस्टमर्स। मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ 25% पॉपुलेशन जुड़ी है हिमाचल के साथ। हमारी जो कस्टमर है, चाहे फार्मास्यूटिकल में है, चाहे किसी फूड में है, फ्रूट में है ना, तो 25%। तो यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स के लिए खास करके कौन से, कितने हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज है, कितने इंडस्ट्रियल स्टेट है। न्यू इंडस्ट्रियल पार्क हैज बीन प्रपोज्ड एट वेरियस लोकेशन इन द स्टेट। अब बहुत सारे हमारे पास पार्क्स बन गए, जिन पार्क्स को आप बड़े ध्यान से याद रखना। इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये देखो जी कहाँ पे है, कांगड़ा पे। ये प्री क्लिप्स के आगे स्टार लगा के रखो, इन पार्क्स में से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। उसके बाद है जी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर MIAUS मेगा फूड पार्क एंड मेगा फूड पार्क स्कीम। ये कहाँ पे है, टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल एट उन्ना। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, अदोवाल। अदोवाल आता है नालागढ़ वाले एरिया में। बल्क ड्रग पार्क, ये भी याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे, ये हरोली डिस्ट्रिक्ट उन्ना में। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ सोलन में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महली शिमला में। इंडस्ट्रियल पार्क एट साइट 1। अब इंडस्ट्रियल पार्क है जी, एक साइट है जी, इसका नाम है चनौर, कहाँ पे, ये डाडा सिब्बा कांगड़ा में। और एक साइट 2 है चौहान खन्नी। चौहान खन्नी ये कहाँ पे है, नूरपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो 2 हमारे पास क्या है इंडस्ट्रियल पार्क। अब देखो आपको एक बात हो ना, ये लिखा है डायरेक्टली, बल्कि क्वेश्चन आया भी है मेंस में ये, कि अपने इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में बताओ। तो इंडस्ट्रियल एरिया में लिख लिया आपने, इतना एरियाज इतने हमारे पास साइट्स है, और 2-4 तो आप अपने आप ही लिख लोगे, जैसे परमाणु हो गया, बरोटी वाला हो गया, कालम हो गया, है ना। और कौन से याद आते हैं आपको इस तरह से, और उन्ना में है, तो ऐसे 4-5 लिखे। उसके बाद फिर क्या लिखो कि अभी क्या बना दिया सरकार ने, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्रियल पार्क के 5-7 नाम इनके लिख लो, जो जो आपको याद रहता है। जैसे अभी जैसे ये वाला है बल्क ड्रग पार्क हरोली में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्क है ये, है ना। और मेडिसिनल डिवाइसेस पार्क नालागढ़ में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, महली में। तो 4-5 आपको ये याद रखने। तो इससे क्या होगा ना, अगर आपका 4 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपको ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि क्या पढ़े क्या पढ़े, जितना मर्जी पढ़ लो आप, चाहे आप पूरे ग्रंथ पढ़ लो, जिसने ये नहीं लिखा ना, उन ग्रंथ की कोई वैल्यू नहीं है। तो उन ग्रंथ को छोड़ दो, इसको पढ़ लो फिर सीधा सीधा, है ना। लार्जेस्ट फार्म ऑफ ऑपरेशन, ये भी हम बोलते हैं कहाँ पे लार्जेस्ट फार्म, ये वाला बद्दी वाला एरिया। द अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी असिस्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च है जी, कहाँ पे है, बद्दी में। हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ द फार्मा इन इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है ये। 35% फार्मा कहाँ पे है, इंडिया में, हिमाचल में। तो कितनी बड़ी बात है, इतनी छोटी जो स्टेट है 35% फार्मा इंडस्ट्री को करती है सपोर्ट। अब बताओ उसके पीछे क्या वजह है। अगर आपसे पूछे कि 5 पॉइंट आपने बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोस्पेक्ट्स है जो इस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं इंडिया में, हिमाचल में, क्या क्या हो सकता है। चलो एक तो बोल दिया हमने, क्या स्पेशल पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिला था 2000 में, उससे बड़ा बेनिफिट मिला भाई। और स्पेशल पैकेज है, फिर मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब इसमें लिखो बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती है, मैं मेडिसिनल प्लांट्स एंड हब्स। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी ठीक ठाक सी है ना, थोड़ा तो चंडीगढ़ उधर पंजाब से तो थोड़ा ठंडा ही होगा। तीसरा मेन पॉइंट आता है, ऑल्दो हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट, और ये रीजन कहाँ पड़ता है, फुटिल ऑफ शिवालिक, बॉर्डर शेयर करता है। अगर ये शिवालिक के साथ है, बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इजीली। तो जो ज्योग्राफिकल चैलेंज आती है ना हिमाचल इनोवेशन, वो यहाँ पे नहीं दिखती।
वो यहाँ पे मीट हो जाती है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा हम, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज ऑफ डूइंग बिजनेस। और सब्सिडाइज रेट पे क्या, जैसे हमने पढ़ा ना, लैंड बैंक बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा पंगा क्या रहता है एनर्जी सेक्टर का, बिजली चाहिए, सरकार क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। कितने ही पॉइंट है ये सारे, है ना। चलो जी, अब है जी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन। तो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन का भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो जी ये जो लिखा है रोप वे प्रोजेक्ट, इनको तो आप अच्छी तरह से करो याद कि कौन सा कब कौन का। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किस जगह रोप वे बन रहा है, किस जगह स्पेस नहीं बन रहा है ना। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि रोप वे बन रहा था, वहां पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे लोग प्रोटेस्ट? जैसे टूरिज्म स्पॉट है ना, अगर सबके सब में रोप वे बन गया तो एक चीज और भी हो सकती है। जैसे टूरिज्म के साथ जो जुड़े हुए हैं ना लोग, टैक्सी, कार, गाड़ियां, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब एक बात बताओ, अगर किसी को जाना है, जैसे ये है कौन सा है, आनंदपुर साहिब से नैना देवी जाना है, तो जो बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें, किसी की टैक्सी चलती है, रास्ते में कोई दुकान भी है, वो सारा काफी हद तक बिजनेस हैम्पर हो जाएगा उस तरह से। तो एक रोप वे से आपने बेनिफिट तो पहुंचा दिया, बट दिक्कत क्या कर दी, कई लोगों को तो स्विच करना पड़ेगा, बिजनेस चेंज चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसा सी कुछ प्रोटेस्ट भी आता था बीच बीच पे। तो मैं कहीं देख रहा था उस पे सोशल मीडिया पे किस की पता नहीं, इन्हीं में से कहीं था। तो आनंदपुर साइड से कहाँ जाएगा, सीधा नैना देवी। और फिर है जी शिकारी देवी में भी लगेगी मंडी में, न्यूगल में, पालमपुर में, शाहतलाई टू दियोटसिद्ध, बाबा बालकनाथ से जुड़ी दोनों चीजें हैं। शाहतलाई बिलासपुर में, दियोटसिद्ध हमीरपुर में। मैक्लोडगंज से कहाँ जाएगी, त्रिउंड, ये भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होगा। और नारकंडा से कहाँ जाएगी, हाटू पीक इन शिमला। ये सारी डाउन द लाइन है, जल्दी बन जाएगी। फिर है जी हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन, टेंट के द्वारा अकोमोडेशन देना टूरिस्ट एरिया में। देखो टूरिज्म आता तो सर्विस सेक्टर में, और ये किसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन की, है ना। त्रिउंड में, पोंग डैम में, बीड़ बिलिंग में, कसौली में, चाइल में, डलहौजी, जंजेली, शिकारी देवी, थुनाग, कमरूनाग एंड ग्लैम्पिंग इन बागा सरहा और निर्मंड कुल्लू। तो यहाँ यहाँ बनेगी। हेली टैक्सी सर्विस चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला, मंडी। हेली टूर किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड शिमला। और स्की रिजॉर्ट कहाँ बन रहा है, स्की के लिए कौन फेमस है, चांशल। तो स्की रिजॉर्ट बनेगा यहाँ पे चांशल शिमला में। इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट जतिंगरी, मंडी एंड धर्मशाला। जतिंगरी है मंडी में और धर्मशाला में। और उसके बाद है इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर विद अदर अलाइड सर्विसेज एट धर्मशाला में, क्लाउडगंज है। क्लियर है जी बात। तो अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन भी बनता है प्री में कि रोप वे कहाँ पे है, और ये हेली टैक्सी कहाँ से कहाँ को जा सकती है, और स्की रिजॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक यूनिक चीज बन रही है कहाँ पे, चांशिल में। और इंटरनेशनल लेवल के, अभी नेशनल लेवल के हमारे पास होटल मैनेजमेंट सेंटर है, ये बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के जतनिंगरी में और धर्मशाला में। फिर आज की डेट से हम कहाँ जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म की तरफ। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धि एंड होम्योपैथी, आयुष बोलते हैं ना इसको, आयुष वेलनेस एंड हेल्थ केयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। जब आप इंटरव्यू में जाओ तो इंटरव्यू के पूछने वालों को सबसे पेट टॉपिक होता है हिमाचल में टूरिज्म की क्या स्कोप है, क्योंकि हर एक के दिमाग में ना भी है हिमाचल में वेलनेस सेंटर। देखो ना, कुछ तो हॉस्पिटल क्लिनिक हो गया। वेलनेस क्या होता है कि जो मतलब डिजीज से पहले भी चीजें ठीक की जा सकती है ना। प्रिवेंटिव हो गई, प्रिवेंटिव है ना। क्यूरेटिव तो हो गई क्या, बीमारी होने के बाद जा रहे हो आप हॉस्पिटल, वो क्या हो गया, क्यूरेटिव हो गया। एक बार क्यों जा रहे हो आप, अब आप ठीक हो, प्रिवेंटिव की फॉर्म में जा रहे हो। क्या आपको पता है कि अगर मुझे ठीक रहना है तो मैं किसी वेलनेस सेंटर में जाके आराम से वहां रहूंगा, 10-15 दिन अपना योगा वगैरह खाऊंगा, अपनी डाइट पे ध्यान दूंगा, तो क्या होगा, प्रिवेंटिव। तो आज का जो दौर है वो किसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग, प्रिवेंटिव की तरफ। अब देखना बड़े सारे बन गए, हिमालय 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 उत्तराखंड में बड़े सारे स्पॉट है ऐसे, है ना। बाबा रामदेव के भी है काफी सारे, जिसमें एक दिन का एक खर्चा होता है वहां पे, शायद 15-15, 10-10 हजार रुपये होता है।
तो उसमें क्या होता है, रहना सहना होगा उनका, फिर आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, और आपकी जैसी, जो आपकी कुछ जिसके लिए आप गए हो वैसी आपकी डाइट होगी, है ना। एक रूटीन सेट करेगा आपका, सुबह इतने बजे उठना है, फोन नहीं देखना, फोन बाहर ही रखवा देगा आपका। तो कहानी अब यह है कि आने वाला टाइम में किस तरफ जा रही है, देखो ना। एक एक और मैं कुछ पता नहीं किसी कहीं पढ़ रहा था मैं ना, उसमें क्या बताया गया है कि आने वाले टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर यही होगा। कौन से वाला? वेलनेस। कितने सेंटर ऐसे, कितने लोग घरों से कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, और कितने ये इस तरह के वो बने हुए वेलनेस सेंटर बने हुए हैं, और कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वेलनेस के नाम पे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन टी, बहुत सारे प्रोटीन शुरू में, है ना। ये सारा क्या है यहाँ पे। तो इसका जो स्कोप है, इस चीज को रन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम तो एक है ही है फ्यूचर में, कि आप क्या करोगे, घर बैठे बैठे आप किसी कोर्स ले लिया, वो आपको उस कोर्स के माध्यम से बता रहा है और बार बार रिमाइंडर भी दे रहा है आपको कि 5 बजे, अब आप खुद बिना अलार्म लगाओ, वहां से अलार्म बज जाएगा, फिर आपको रिमाइंडर डालेगा आपको क्या कौन सी डाइट लेनी है, तो ऐसे कर करके रखा कि शाम तक रूटीन फिक्स। और फिर आपको याद दिलाएगा कि आपकी अब घड़ी रखी हो आपने, वो खुद ही बोलती रहती है आज 2000 कदम हुआ सिर्फ, तो आपको फिर रिमाइंड करवाएगी, फिर आप क्या करोगे, कुछ कदम और चलोगे। एक तो ये स्कोप है। दूसरा स्कोप है कि लोग फिजिकली उस जगह जाना चाहते हैं, समझ रहे हो, वर्चुअली नहीं है ना, कि हमें वो रूटीन करना है 1 महीने का, 2 महीने का। तो उसके लिए सबसे जरूरी हो जाती है डेस्टिनेशन। अब ऐसे वेलनेस सेंटर के भी दिल्ली में चलेंगे, इवन चंडीगढ़ में नहीं चलेंगे खास। कहाँ चलेंगे वो? हिमाचल, उत्तराखंड, और एक स्टेट ऐसी है जो इसको पूरी तरह से हार्नेस कर रही है। वो कौन सी है? केरला। केरला में बहुत है, पंचकर्मा पुंचकर्मा वाले सेंटर खुले हुए, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है उधर ही जाते हो, ठीक है ना। और अब जो जनता है, आम जनता किसमें लगी हुई है आजकल? फोन पे। वो क्या करे, एक आदमी का अगर 2.5-3 घंटे से ऊपर जा रहा है ना स्क्रीन टाइम, क्या देखने में, फालतू की रील्स, तो उसको जरूरत पड़ेगी अब आगे। और समझ लो ये मार्केट बन रही है साथ साथ में, इधर से रील डल रही है, इधर से मार्केट बन रही है, इधर से आप लोग तैयार रहो कि मुझे इसके लिए कुछ प्रावधान करना है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में पोटेंशियल नहीं है, जॉब पोटेंशियल बतेरी है, बस आपको क्या करना है, प्रॉब्लम ढूंढनी है बस। प्रॉब्लम ढूंढो, उसके ऊपर आज से काम स्टार्ट करना करो, 10 साल के बाद देखना कहाँ पहुंच जाओगे। और उसके लिए आपके अंदर बड़ी गट्स होनी चाहिए, हिम्मत चाहिए ना करने के लिए। अगर अभी आपने बोल दिया था तैयारी करने के बाद कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, तो घर वाला ना आपको, घर वाला क्या खुद ही नहीं मानोगे आप पहले तो, है ना। तो बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े लोग, उन्होंने ये तो देखा है ना क्या किया उन्होंने, ये देखे कि फ्यूचर की प्रॉब्लम क्या है, उसको आज समझो, उसके ऊपर लगे रहो बस। छोटा छोटा काम करो, छोटा छोटा काम करने, जिस दिन वो प्रॉब्लम बड़ा रूप धारण करेगा उस दिन आप भी बड़े बने होंगे। आ जाओ, मेरा जी बात। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि हिमाचल के पास इस चीज के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल। एक वेलनेस सेंटर खोल के चल सकता है काम। तो ये बोल रहा है कि क्यों है ऐसा। सबसे पहले जी फेवरेबल क्लाइमेट, दूसरा है जी क्लीन एयर, क्वालिटी में नेशनल लेवल पर 50 से नीचे होती है, हमारे 10 से भी नीचे है। और वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस रिजॉर्ट अक्रॉस दी हिमाचल प्रदेश। और फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जंगल। 66% फॉरेस्ट कवर है हिमाचल के पास, बहुत बड़ी बात है, 66% होना। और उसके बाद है जी बहुत सारी चीजों के लिए मैं क्या मिल गया, जीआई टैग फॉर मेडिसिनल प्लांट, हिमाचली ब्लैक क्यूमिन रिसेंटली एडेड इनटू जीआई लिस्ट। चलो जी, ठीक। उसके बाद है जी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाउसिंग के लिए बतेरे सारे प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, स्मार्ट सिटी। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया। फिर है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बात भी हो रही है। तो हम किसकी बात करते हैं आजकल? ई गवर्नेंस रोड मैप की बात तो हो रही है यहाँ पे। सेटिंग अप आईटी पार्क बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी टू ट्राइबल एरियाज, डाटा सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये सारे कीवर्ड्स हैं। देखो जी, ई गवर्नेंस सिर्फ तो जा ही रहा है, आईटी पार्क हमने देखा भी नालागढ़ बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी मेजर बहुत बन रहा है, और उसके बाद सबसे ज्यादा लुटते भी हिमाचली है। और कनेक्टिविटी इन ट्राइबल एरियाज, डाटा सेंटर अब बतेरे सारे बन रहे हैं, बल्कि अब तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डाटा सेंटर बनता है लोकलाइज लेवल पे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जैसे मान लो हम बोल सकते हैं आगे हम मेंस में जैसे पढ़ते हैं ना, लोक मित्र केंद्र हो गया और हिमस्वान हो गया, ये सारा मेंस में पढ़ेगा। ये सारा क्या है? बेसिकली डाटा कंट्रोल सिस्टम ही है ना सब कुछ। उसके बाद है जी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें लिखा है द स्टेट परफॉर्म रिमार्केबल वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट इन अचीविंग द गुड स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन इंडिकेटर्स बट आल्सो न्यू इनोवेटिव इनिशिएटिव। अब यहाँ पे प्री के लिए क्या क्वेश्चन बनता है कि जो समीक्षा प्रोग्राम है ना, वो किसके लिए है? समीक्षा प्रोग्राम साइड में लिख लो, समीक्षा प्रोग्राम किसके लिए है? इनोवेटिव इनिशिएटिव इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इनोवेटिव initiative is in education and skill development. Technology based integrated review and monitoring system and continuous learning program, refresher training in service teachers and वगैरह, जो सर्विस वगैरह टीचर है उनके लिए क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र देखो, दो अभियान लग रहे हैं यहाँ पे। समीक्षा क्या हो गई? आईटी बेस्ड इनोवेशन कहाँ पे? शिक्षा में। और समग्र शिक्षा किसके लिए है? आईटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसके लिए? जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है। तो दोनों देखो ना, प्री में क्वेश्चन बनने के, इसमें भी स्टार लगा दो आप, आपको फिर समझ नहीं आएगा कि किसके लिए है दोनों स्कीम है। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 33,500 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है एनर्जी बनाने की, जिसमें से हम 10,540 मेगावाट ही हार्नेस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्री में, कि हम कितना हार्नेस करते हैं। कई बार इसका परसेंटेज पूछता है, तो परसेंटेज बनता है इसका 38 पॉइंट कुछ। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश हैज यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नॉट एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर, 100% रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहली स्टेट ऐसी बनेगी जो एक्सपोर्ट करने वाली बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी को। हिमाचल प्रदेश अकाउंट फॉर नियरली अ क्वार्टर ऑफ हार्नेसेबल हाइड्रो पावर, मतलब कहने वाला है कि दुनिया की, हिंदुस्तान की 25% हार्नेबल जो एनर्जी है वो हिमाचल में है। और साथ में क्या हमारा मकसद है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन दी स्टेट। तो कहने मतलब है 25% जो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर पोटेंशियल, वो कहां पे है? हिमाचल में। और 100% हमने क्या कर दिया है? इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया स्टेट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या है? लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, पता ना आपको? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी किसमें ऐड कर दिया गया है? रिन्यूएबल में। और डिफरमेंट इन फ्री पावर रॉयल्टी, ये बोल रहा है कि 12 साल तक के लिए, अगर मान लो मैंने प्रोजेक्ट लगाया मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो हमें हमें क्या करना पड़ता है सरकार को? जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, या माइनिंग कुछ भी लेते हैं हम सरकार का रिसोर्स, तो उसमें सरकार को हम रेंट तो नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते, क्या देते हम? रॉयल्टी। तो ये बोल रहे हैं कि 12% आपका रॉयल्टी माफ की जाएगी अगले 12 साल के लिए। समझ गया जी बात? उसके बाद है जी एग्जम्पशन इन ट्रांसमिशन चार्जेस। अब सरकार क्या करती है, देखो ना, जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन बनाना, उसके बाद आता है दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा आता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गया जी बात? तो कंपनी होती है जैसे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किसमें काम करता है? बेसिकली बनाने में।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना जो बेसिकली, वैसे तो थोड़ा बहुत बनाता है वो, अब 2003 के बाद ये चेंज कर दिया, उसको जो काम दिया गया है, उसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको बोलते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। समझ गए बात? तो देखो, बनाने वाली ने किसको पहुंचा देना है? डिस्कॉम के पास। डिस्कॉम किसको देगी? घरों में। तो ये तो बेचने वाली कंपनी होगी ना एक हिसाब से, जो हमसे पैसे लेगी, जिसको भी देनी है। बट बीच में एक चीज और भी तो है, क्या? ट्रांसमिशन। अब जो ट्रांसमिशन की जो फी लगती है, उसमें क्या देगी सरकार? एग्जम्पशन। तो इसमें लिखा है एग्जम्पशन इन ट्रांसमिशन चार्जेस। उसके बाद है रिडक्शन इन अप फ्रंट प्रीमियम एंड कैपेसिटी एडिशन चार्जेस फ्रॉम। देखो अब क्या होता है, जैसे अगर मान लो मेरा 20 मेगावाट का 20 मेगावाट का बना प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मैंने बड़ा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? सरकार को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फी देनी पड़ेगी ना, तब मैं उसको अपग्रेड कर दूंगा। तो सरकार क्या बोलती है, उसको भी हम आपका कम कर देंगे, माफ कर देंगे, और लैंड वगैरह लीज में कर देगी। तो अब देखो ना, एक बात समझना, सिलेबस में आपके लिखा है आपका मेंस में, देखो ना, ये आपकी ना आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पार्ट क्या होना चाहिए? सिलेबस की ज्ञान। सिलेबस में आपका अगर अभी देखोगे लिखा होगा उसमें रेवेन्यू फ्रॉम हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म, दो बातें लिखी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम हाइड्रो पोटेंशियल एंड टूरिज्म। अब एक बात बताओ कि हाइड्रो पावर, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिए कि हमारा हाइड्रो पावर से कितना रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल, और सरकार उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, तो ये सारे पॉइंट आ गए ना। क्या करी सरकार? हाइड्रो पावर को किसमें डाल दिया? एनर्जी में। और रॉयल्टी की फी क्या कर दी? 12 साल के लिए 12% लेस कर दी। और मैंडेटरी परचेज ऑफ, हाँ एक चीज और है, मैंडेटरी परचेज ऑफ पावर बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो किससे खरीदेगी? 25%, जो वहां लोकल बना रहा है उनसे खरीदेगी। और बजट सपोर्ट कितना दे रही है? 12% उसको किसको दे रही है? बजट में अलग से सपोर्ट दे रही है 12%। और ट्रांसिशन की जो फीस लग रही है उसको कम कर रही है। अगर किसी ने अपना प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना उसको भी क्या कर रही है? कम कर रही है। समझ जी बात? तो मैं बोल रहा हूं कि वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू किससे, मैंने उससे क्या बोलते हैं, टूरिज्म एंड, तो इसके लिए यही पॉइंट है। अब आता है जी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और कौन से है? स्टेट स्पॉन्सर स्कीम। हाँ 12% कम कर देगी ना, कितने से? 100 रुपए देना तो 88 रुपए देने हैं, और 12 उसके लिए। चलो जी, अब गवर्नमेंट की पता नहीं सारी स्कीम्स है, हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। चलो जी, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। अब देखो यहाँ शब्द क्या यूज हो रहा है बार बारी? रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि अब कुछ चीजें आप ध्यान से सोचने वाली चीज भी हो सकती है कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं वो क्यों करनी? अननेसेसरी ऑफिस में जाके खड़े हो जाना। अब जैसे मान लो हम देखते हैं कि अगर 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 मैंने लघु उद्योग में मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, तो मैं क्यों जाता रहूंगा किसी ऑफिस में, पहले वहां जाओ। सिंपल सी बात है, उन्होंने फॉर्म अपलोड कर रखा है कहाँ पे? वेबसाइट पे। अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, उन्होंने मेरे से मांगे, मेरा आधार कार्ड मांगा, मेरा पैन कार्ड मांगा, मेरा इनकम मांगा, ये मांगा, वेरीफाई हो गया, और उधर से उन्होंने वेरीफाई कर दिया मेरा सारा सिस्टम, बस खत्म बात। तो कहने मतलब है कि हर चीज को हमने क्या करना है? रैशनलाइजेशन। ठीक है जी बात? अब मान लो आपसे आपसे मान लो आपके फादर का आई कार्ड मांग लिया, आपका भी मांग लिया, उधर से बोले कि अब आप तहसील से बोनाफाइड ले आओ। जब आपके पास आधार भी आ गया, फादर के भी आ गया, अपना भी आ गया, उसमें एड्रेस सब कुछ है, अब बोनाफाइड क्यों मंगाना अपने प्रधान से? और ये किसके लिए स्कोप खोलता है? फिर करप्शन के लिए, हर चीज के लिए स्कोप खोलेगा ना फिर, अगर वो चैनल ही बंद कर दो। तो ये बोल रहा है कि अब ज्यादातर ध्यान किसको दिया जा रहा है? रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस।
सर मेरे क्वेश्चन पर खेती का बता दें ना, आपने अगर कुछ भी नहीं बताया फिर वो तो बड़ी बात है ना, जैसे कि जितना एनजीपी का मिलता है ना था उससे कम ही देना पड़ेगा उसका टेस्ट, तो सिस्टम में जा रहे हो तो वो वाला जीरो ही होगा। मतलब सरकार तो गवर्नमेंट को पेंशन दे रही है हमसे नहीं है, हाँ लेकिन जब सब में सब चले गए सब में बैठने पड़ा है। सब में बट भी रहा है। तो यार अगर सब में ऐसे से बांटते रहेंगे फिर आदमी आदमी क्या करेंगे, फिर हम तो कुछ करेंगे नहीं फिर। ऐसे ऐसे खेती का बिल है। देखो जैसे केजरीवाल की बात मेरे को ठीक लगती है, वो बोलते हैं कि हम तब बांट दें हमारे पास सरप्लस है। एक बात मेरी बात समझाओ, क्या बोला मैं आपको, बांट रही है ना। अभी हमारी स्टेट के पास कितना ऋण है सिर के ऊपर, 69,000 करोड़, है ना। अब अगर आप और फ्री में दोगे तो क्या करोगे, आपको आपके पास पोटेंशियल तो है नहीं है, आप क्या दे रहे हो, लोन पे ले रहे हो ना चीजें। अब लोन पे लोगे तो ये बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा। एक हिसाब से आपको बिजली तो मिल गई, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही अब। टैक्स वाले में बोल रहा है, जैसे आपने कहा कि हाँ नहीं होता है, लोन वाली बात अलग होगी कि लोन से ज्यादा तो गलत है, लेकिन अगर तो टैक्स भाई जो, अगर हमारे पास टैक्स अच्छा नहीं आएगा ना, भरपूर टैक्स नहीं आएगा। देखो ना एक बात बताओ, टैक्स से हमारे पास 100 रुपये काउंट हुआ, 100 अगर मान लो टैक्स से 100 रुपीज आया, और वो 100 का 100 रुपये किस में खर्च कर लिया, कुछ फ्री में खर्च ले लिया, कुछ सब्सिडी में खर्च कर लिया, कुछ किस में खर्च कर लिया, तो चला गया सारा ही। अब सरकार को आगे और भी तो कुछ करना है काम, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लोन। तो सिंपल सी बात है, अगर 20 रुपए फ्री से बच जाते तो हम लोन कितना लेते, 20 रुपए कम लेते, 80 रुपए लोन लेते ना। अब इस लोन के ऊपर क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसमें डबल डबल खर्चा आ गया ना एक हिसाब से। तो कहीं ना कहीं तो बात यही आ रही है ना। चलो टैक्स की बात करें, अब टैक्स सब में बट गया, पर वो फ्री के चक्कर में क्या कर गया, वो टैक्स किस पे लग गया, फ्री वाले में। लगना कहाँ चाहिए था, कहीं और वाली जगह में। हाँ अगर ऐसा हो कि जहां पे अगर आपके पास पता है कि हमारे पास सरप्लस है, फिर दे दो, है ना। और एक बात ये बताऊं मैं आपको, ये बिल्कुल एक सर्वे, बड़ा जबरदस्त सर्वे है ये। अगर आप पढ़ोगे ना क्रिटिकल उसकी इवेल्यूशन, एक स्कीम है सरकार की, वो है स्पेशल पावर पैकेज। स्पेशल क्या था, स्पेशल पावर नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, सुना ना आपने नाम। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से क्रिटिकल रिव्यू, इसका पता क्या है, जिन जिन स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है उनकी हालत कुछ ज्यादा नहीं सुधरी, वो उतनी ही स्थिति में है। तो हमेशा फ्री देने से बढ़िया क्या है, आप दे दो। अमर्त्य सेन की हमेशा एक बात, अमर्त्य सेन है, सुना ना आपने अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हमेशा बोलता है कि आप काम करो कैपेसिटी बिल्डिंग में, रादर देन प्रोवाइडिंग क्या, रिजर्वेशन, सब्सिडी, फ्री। कहता इसको छोड़ो, आप क्या करो, केपेबल बना दो इंसान को। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कहाँ खर्च करना पड़ेगा आपको, एजुकेशन में, स्किल, हेल्थ, ट्रेनिंग। अगर सरकार ये बोलती ना कि हम बिजली चलो फ्री में देना दे, अलग बात है, हम क्या करेंगे, हर एक आदमी को बेसिक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तो वो होती बात। तो ये अगर ये वाली फ्री आगे क्या आ गई है, दिस इज कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर देखो अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी सस्ती, वो तो खत्म हो गई। अगर उस पैसे से एक आदमी को पढ़ा लिया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आगे जाके हर दिन हर महीने अपनी बिजली का बिल देने का केपेबल हो जाएगा आदमी। तो मैं अब ये समझो कि बिजली का बिल देना है, कुछ उसको केपेबल बनाना है। चलो 5 साल तो सरकार दे देगी, क्या अगली सरकार भी देगी, है ना। तो ये कहानी सुनी होगी आप कि एक बंदा था कि वो ना मछली पकड़ता था, उसके पास एक रोज आता था एक बंदा, वो 2 पकड़ता था, एक उसको भी देता था, एक इसको भी देता था। अब वो बड़ा सेटिस्फाइड होता था अपने काम से कि मैंने इतना बढ़िया काम कर दिया, खुद भी खा लिया और एक इसको भी पकड़ा दी, और ये रोज का चल पड़ा। एक दिन ऐसा हो गया कि वो बंदा अपनी फैमिली लेके आ गया साथ, कि भाई मेरे बच्चे पे भी इनको भी पकड़ा देगा एक मछली। और वो उस बंदे का मनोबल और बढ़ गया, मैं तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मछली दे रहा हूँ। फिर एक दिन क्या हो गया, ये बंदा बीमार हो गया, कौन, देने वाला। लेने वाले घर पहुंच गए, भाई साहब आप आए नहीं आज। वो बोलता मेरी शक्ल तो देखो, मैं तो बीमार हूँ। कहता फिर ठीक है, हम इधर ही थोड़ी देर कुछ तो दे दो। तो मतलब अब ये बंदा, इसके ऊपर एक और बीमारी चढ़ गई,
किस चीज की? उनकी। फिर अगली बार उसने ये डिसाइड किया, ठीक होते ही पहुंचा, उन सबको बोला अब मेरे साथ सीखो। उसने 10 दिन ट्रेनिंग दी उनको, और क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब वो पूरी जिंदगी भर सबके सब क्या करेंगे? मछली पकड़ेंगे। और उनको ये भी सिखाया कि तुमने आगे भी सिखाना है। तो पूरा एरिया में क्या आ गई? प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ भी यही बात है। तो 5 साल फ्री में बिल देना अलग बात है, अगर कल के लिए मान लो आप में से कमेंट बन गया कोई सीएम, है ना, और जैसे आपने ऐसा पढ़ रखा होगा कि मछली पकड़ के नहीं देनी है, मछली पकड़नी सिखानी है। और तैयारी करी आप अमर्त्य सेन की फिलोसफी पढ़ी है क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग। और नीति और न्याय में डिफरेंस पड़ा होगा। तो नीति आपकी कैसी होनी चाहिए? केपेबल बनाने की। जस्टिस ऐसे नहीं कि ऐसे दे दो, चलो ठीक है यार बेचारा गरीब आदमी उसको खाना खिला दो, न्याय के साथ नहीं हुआ, न्याय के साथ आपकी पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये न्याय कुछ नहीं है तो आप तो हटा दो गुस्से से। समझ बात को, जा रहा हूँ। तो कहानी ये है। अब तमिलनाडु में तो कहा था, पता नहीं, मैं हिंदू में एक बार आया था, बल्कि मैंने क्लास में पढ़ाया था वहां। तो यहाँ बोलते कि एक पार्टी ने दिया टीवी, उस टाइम टीवी बड़े चले थे, और दूसरे अब उसको देखा कि वुमेन की संख्या ज्यादा है, उन्होंने दे दिया मंगलसूत्र। बताओ, एक्सट्रीम लेवल पे तो उन्होंने मतलब पति पत्नी भी है, मैरिज इधर ही हो जाएगी, वोट दे दो, है ना। तो इसकी तो लिमिट ही क्रॉस होगी ना। तो क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो सबसे पहले हमने किस पे बात किया है? रैशनलाइजेशन पे। तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या है कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वही होनी चाहिए, जो अननेसेसरी उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्टेट टास्क फोर्स बनाई गई जो मिनिमाइज करेगी वेरियस रेगुलेशंस। अब जैसे पहले एक बहुत बड़ा देखा ना आपने, साइन करवाना बहुत बड़ा काम था पहले, अब क्या है? सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्टेशन क्या है के हिसाब से? रैशनलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये सारा देख लेना, प्री के लिए तो बनेगा नहीं पर मेंस के लिए बनेगा ये। तो हिमाचल में कितने कंप्लायंस कम कर दिए, 2011 रख दिए है, और 961 कंप्लायंस बिजनेस में हो गया है। तो ऐसे से बड़े सारे कम कर दिए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, अब इसमें क्या है फिर से, अब ये स्कीम क्या है देखो, ये वाली है, ये वाली है कैपेसिटी बिल्डिंग वाली, कि भाई तुम उनको केपेबल बना रहे हो। तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, और इसमें क्या दिया जाएगा? 60% फ्रंट लैंडिंग। फ्रंट लैंडिंग ऑफ सब्सिडी, देखो कितनी बड़ी बात बोलते हैं, फ्रंट लैंडिंग सब्सिडी। फ्रंट लैंडिंग का मतलब होता है इमीडिएट, जरूरी, कंपल्सरी, ऐसी वाली सब्सिडी। अब हमारे देश में, हमारी स्टेट में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है? तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रंट लैंडिंग लोडिंग बेस पर क्या होनी चाहिए? सब्सिडी। समझ रहे बात में क्या हो रहा है? तो ये बढ़िया चीज होगी अगर 60% सब्सिडी दे रही है। उनको बोला कि एक बंदा बोला कि मैं अपने घर में एक वो लगा रहा हूँ, एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, स्टार्टअप है, 60% सब्सिडी मिल गई उसको। अब कितने लोगों को रोजगार देगा? और एज, वुमेन की एज कितनी कर दी? 18 से 50 साल। सब्सिडी, ये क्वेश्चन भी बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें से बनता है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ऊपर लिखा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सब्सिडी कितनी है? 25% है जनरल के लिए, 30% है शेड्यूल कास्ट के लिए, 35% है वुमेन एंड दिव्यांग के लिए, और इज गिवन अप टू द मैक्सिमम सेलिंग ऑफ 60 लाख पर प्लांट। तो 60 लाख प्लांट लगाने की कोई कैपेसिटी रखता है तो उसको 25% सब्सिडी जनरल के लिए दी जाएगी, और 35% तक इसके लिए वुमेन के लिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, अगर कोई बंदा लोन ले रहा है उसके ऊपर भी 60 लाख उसके पास सारे तो थे नहीं, अगर 60 लाख रुपए दिया उसने, 60 लाख में से 35 लाख उसको वापस मिल रहे हैं, और उसमें से जो उसने बैंक से लोन भी लिया ना, उसमें क्या है? 5% से कम ही, 5% ही क्या दी जाएगी उसको? इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी। और अब ऐसे वाला अगर काम करे तो ये बढ़िया है, इसमें कुछ बन रहा है। नेक्स्ट है जी स्टेट इंजीनियरिंग बेस्ड, स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब रूरल इंजीनियरिंग अपनी है, जैसे मैंने कल घराट का एग्जांपल बताया, तो बहुत सारी कम्युनिटी गांव की अपने अपने उस जमाने के इंजीनियरिंग पार्ट में लगी हुई थी। तो वो इंजीनियरिंग पार्ट क्या है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, तो उसको फिर से रेजुवनेट करना है। तो उसके लिए भी काम बात की जा रही है। कैंडिडेट इज बीइंग प्रोवाइडेड, इसमें क्या बोला है कि उनको दिया जाएगा ट्रेनिंग टाइम दी जाएगी, कितने कितने टाइम की? 9 मंथ के लिए।
और जिसमें क्या मिलेगा इनको, कैंडिडेट आर बीइंग प्रोवाइडेड मंथली स्टाइपेंड, 2400 रुपए उसको मंथली मिलेंगे, और 7000 रुपए की तक उसको क्या मिलेगी, टूल किट। अगर कोई इंजीनियर या मान लो वो करता है कारपेंट्री काम, तो कारपेंट्री काम सीखने के लिए 2400 रुपए भी दिया जाएगा उसको मंथली, और साथ में उसको 7000 तक के उसको टूल भी दिए जाएगा। ठीक है जी। हिमाचल स्टेट फूड मिशन, अब स्टेट फूड मिशन में क्या है कि has launched recently sponsored scheme, central sponsored scheme, national mission on food processing, 12th 5-year plan में आई थी है। The scheme has been dealing from the central assistance, मतलब सेंटर से नहीं आई है, 2013 में तो आई थी सेंटर के बाद, 15-16 के बाद क्या कर दिया स्टेट ने अपनी बना दिया इसको, सेंटर के साथ इसको डीलिंग कर दिया। इसमें काम किसके ऊपर किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप, चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप। अब देखो क्या है स्टार्टअप, इनोवेशन, इंडस्ट्री स्कीम्स वाज क्रिएटेड टू हेल्प एजुकेटेड पीपल ट्रांजिशन फ्रॉम, देखो कितनी बड़ी बात बोल दी, जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। ये मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि आप क्या कर रहे हो, केपेबल बन रहे हो। तो टू हेल्प स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट एंड ट्रेन यंग पीपल एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इन द बिजनेस स्किल। अब इसमें भी सरकार क्या बोल रही है, तो इसमें इनिशिएटिव एनविजेज न्यूमरस इनिशिएटिव टू फॉर स्टार्टअप टू हेल्प एंटरप्रेन्योर सक्सेस इन देयर एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग द मंथली सब्सिस्टेंस स्टाइपेंड मिल जाता है इसको 25,000 रुपए पर मंथ, एंड फ्री इंक्यूबेशन फैसिलिटी विद प्लग प्ले कैपेबिलिटी। अब क्या बोल रही है, 25,000 तो उसको, अगर इसने इतना बड़ा स्टार्टअप बना लिया ना, जब जॉब ही दे रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, 25,000 की उसको पैसा मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को रन करो। ठीक है जी बात। और साथ में क्या बोल दिया, इनक्यूबेशन फैसिलिटी, प्लग एंड प्ले। ये क्या होता है वैसे, प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी। प्लग एंड प्ले क्या होता है वैसे तो देखो नहीं, टेक्नोलॉजी में यूज होता है शब्द, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या करना, कनेक्शन बनाना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अगर आपके पास एप्पल का वो है लैपटॉप है और एंड्रॉइड फोन है, तो उसमें प्लग प्ले कैपेबिलिटी होगी, नहीं होगी। तो अब अगर पास आईफोन है, आई वाला सिस्टम है, तो उसके लिए आपके पास अलग ही सिस्टम होना चाहिए, उसका तो चार्जर भी नहीं लगता। सरकार ने रूल बना दिया कि सभी में एक ही चार्जर लगेगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपना अपना सभी निकाला हुआ है ना, बाकी तो सारे एक हो गया, उनका उनको भी इंस्ट्रक्शन है आपका भी होना चाहिए। तो क्या बोल गया इसको, प्लग एंड प्ले। तो यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है कि एक आदमी के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है, तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है उसका, तो उन आइडियाज को प्ले करने के लिए कुछ तो प्लग चाहिए पीछे से। वो किसकी सपोर्ट आएगी, सिर्फ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है, टूल दे रही है, ये दे रही है, अगर दोनों में कम्बिनेशन बन गया तो आगे कुछ चलेगा। समझ गया जी बात। तो इसीलिए वैसे जैसी कंट्री को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो वहां पे जो बंदा बैठ गया वहां पे बिजनेस में आइडिया को लेकर, उसके सामने बड़ा सारा फेंक देगी सरकार लॉजिक, ये फंड है, ये पैसा है, ये इंफ्रा, ये सब कुछ है, तो वो फिर काम करना आसान समझता है इस चीज को लिए। ठीक है जी बात। तो ये बोला था फर्दर एनेबल वेंचर कैपिटल एंड सीड इन्वेस्टर। ये समझते हो ना आप क्या होता है ये शब्द, वेंचर कैपिटल एंड, वेंचर कैपिटल क्या होगा, शुरुआती तौर पर अगर आपने कुछ काम स्टार्ट करा तो आपके लिए क्या क्या सामान चाहिए। एक होता है सीड इन्वेस्टर। अब मान लो मुझे लगता है कि आपका जो आइडिया है बहुत बढ़िया आइडिया है, वेंचर कैपिटल भी बन गया, और सीड इन्वेस्टर क्या हो गया कि आपकी शुरुआती के लिए कुछ पैसा दे देना। तो वो कल्चर भी यहाँ पे, अब इसके लिए सरकार ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हिमसप, हिमाचल स्टार्टअप योजना। आपने याद रखना, हिमाचल स्टार्टअप योजना क्या करेगी, एक इनोवेटिव यंग आदमी को क्या देगी, वेंचर की, उसकी वेंचर कैपिटल भी प्रोवाइड करेगी उसको, और सीड इन्वेस्टर भी बनेगी उसकी। समझ गया जी बात। तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, स्टार लगा दो। हिमसप क्या है, वो पूरा नहीं लिख के देगा आपको, हिमाचल स्टार्टअप योजना क्या है। तो हिमाचल स्टार्टअप योजना की वजह क्या लिखेगा वो, हिमसप क्या है। द फॉलोइंग आर दी हाईलाइट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप्स। तो इसी क्या क्या हाईलाइट्स है, टू मेट द डिमांड प्रोस्पेक्टिव स्टार्टअप कंपनीज, गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड अ टोटल 12 business incubators to operate throughout the state.
है ना। 12 बिजनेस इंक्यूबेटर, मतलब जो बिजनेस को सपोर्ट करने वाले एक वातावरण बनाना। Numbers of startup has been selected for incubation 329, of which 280 startup have employed their incubation period and 49 startup are under incubation. समझते हो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जो मतलब जहां पे वो काम कर रहे हैं अपना स्टार्ट, है ना। तो कितने 300 280 ने तो स्टार्टअप कर लिया है, कंप्लीटेड। अब उनका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया, अब किस में लग गया? वो अपने रनिंग बिजनेस में आ गया। हिमसप योजना है, कहने मतलब है कि जब वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड तक है तब तक कौन सपोर्ट करेगा उनको? हिमसप। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हमारी एकेडमी है, ठीक है। आप अब कोई बंदा बोलता है मुझे फ्रेंचाइज चाहिए आपकी, आपकी ब्रांच खोलनी है, तो अब क्या करूंगा मैं उसके लिए? आइडिया भी उसका है, सब कुछ उसका है। अब उसके लिए क्या हो गया? मैं हिमसप हो गया, किस हिसाब से? मैं दो काम करूंगा उसके लिए। एक तो दूंगा उसको क्या, मैं एक जो कौन सी कैपिटल थी, वेंचर कैपिटल। और क्या बन गया मैं उसका? मैं एक सीड इन्वेस्टर्स। अब ये तो हो गया इसके। अब उसके उसके पास 4 एम्प्लॉय भी है उसके साथ, ये खुद भी है उन लोग। अब क्या ये वेंचर कैपिटल से, सीड इन्वेस्टर से होने से ये बिजनेस रनिंग में आएगा? तो यहां से लेकर जहां से इसके दिमाग में आइडिया आया था, जहां तक मैंने इसको हेल्प किया, ये इसका क्या हो गया? एक इंक्यूबेशन के स्टार्टअप। फिर आगे हमें एक मार्जिन हम लेके चलते हैं कि अगर इसका बिजनेस, अभी इसके जो खर्चे हैं वो नहीं उसके पूरे हो रहे, तो मैंने क्या कमेंट कर दिया सरकार ऊपर की, कितनी? 25,000 रुपए पर मंथ। किसके लिए? आपके रनिंग पीरियड के लिए। आप इसको रन करो, और एक दिन ऐसा आएगा जो 25,000 मैं इसको दे रहा था, वो 25,000 उसकी अर्निंग हो रही है। समझे बात को? जिस दिन उसका 25,000 आना स्टार्ट हो गया, उधर उधर मैं क्या काट दूंगा? 25,000 काट लूंगा। तो क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड खत्म। अब वो खुद बिजनेस को रन कर रहा है। समझ गया जी बात? तो यही स्टार्टअप का मकसद यही है। अगर आप कभी जीवन में कर पाओ स्टार्टअप, तो ये चीज है। सबसे पहले क्या चाहिए आपके पास? कैपिटल, या तो खुद की है, या तो घर वालों की, या तो कोई लेके आ रहा है। दूसरा क्या, आपकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे कब तक के लिए एक बैकअप चाहिए। पर मंथ काम चलाने के लिए मुझे 25,000 रुपए चाहिए। कितने? 6 महीने के लिए। फिर आपको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, हो सकता है 8 महीने लग जाए। जब आप स्टार्टअप कर भी दोगे, फिर क्या होगा? आपने, आपके साथ जो 5 लोग काम कर रहे हैं ना, आपने उनको पूरा कॉन्फिडेंस में ले लिया। वो भी आपकी पर्सनैलिटी देखेगी कि बंदा कितना ट्रस्टवर्दी आदमी है, तो जुड़ेगा ना आपके साथ। अगर आपने इनको कमिटमेंट दे दी कि भाई तुम मेरे साथ 6 महीने काम करो, तुमको मैं तो नहीं कहा ले जाऊंगा, मतलब खुद जाने की बेस्ट रहा है। पता चला 6 महीने कमिटमेंट तो हो गया इनके साथ। अब एक टाइम क्या आ जाएगा, वो 6 महीने भी निकल गए। अब क्या बोलोगे आप उनको? अब बोलोगे भाई देखो तुम मेरे पक्के आदमी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, ये कंपनी हमारी है, 6 महीने और काम करो। 4 में से 2 तो भाग जाएंगे, पक्की बात है। मैं आपको लाइफ लेसन दे रहा हूँ जीवन का। आगे अगर कभी आइडिया आता है जीवन में, 6 में से 4 भाग जाएंगे। अगला फोन करेगा घर वालों को, घर वाले मारेंगे गाली, मैंने तेरे को बोला था ना, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये चीजें फेस कर चुका हूँ। फिर करोगे आप किसी खास दोस्त को फोन, उसका भी कुछ ऐसे जवाब होगा, हाँ यार उससे बढ़िया तो तू तैयारी करता रहता है, कहाँ फंस गया। अब आपका ऐसा डार्क फेस आ गया ना। अब ये 2 बंदे भी कितना कितना सपोर्ट करेंगे? 2 महीने बाद ही भाग जाएंगे। अब प्रॉब्लम पता कहाँ पाएगी आपके जीवन में? जिस दिन आपको वेंचर कैपिटल स्टार्ट किया था, उस दिन आपके पास एक पीएन भी था। शुरू में तो बंदा रखता ना ताम झाम, कोई मिलना आएगा, बोलेगा चलो पानी पिलाओ जी। जिस दिन आप कहाँ पहुंच गए, साल लगा दिया, दोस्त भाग गया, पीएन भी भाग गया, घर वाले क्या बोल रहा है, तेरा तो हाल यही है, दोस्त क्या बोल रहा है, वो कुछ और ही आइडिया दे रहा है, तो ऐसा कर ले यार, छोड़ इसको। अब इस टाइम आपके साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप करना पड़ेगा आपको झाड़ू खुद। समझ रहे बात? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये किया है। जब स्टार्टअप किया था 34 सेक्टर में, कभी अकेडमी थी अपनी, था अपने साथ थोड़ा थोड़ा सिस्टम,
और एक दिन ऐसा जो था टारगेट वो पूरा नहीं हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया 0 बचे थे हमारे पास, 0, एक विनर सिंगल। अब कौन बच गया? अकेला बंदा। अब ना स्टाफ तो छोड़ो, बच्चा भी नहीं है। उस टाइम आता है ये दौर खतरनाक वाला। उस टाइम आदमी क्या करता है? क्विट कर देता है। फिर आखिरी स्कोप है क्विट करने वाला। फिर आपके पास क्या बचता है? फिर आप खुद ही बचते हो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, खुद ही करना पड़ता है। फिर मैं आपको बताऊँ ना, जैसे उस टाइम हम पानी की बोतल में अफोर्ड नहीं करते थे, नीचे ना वो आता था, पानी आता था वहाँ पे ना, उसको भर देता हूँ। पीएन भरता था, 8 बजे आता था पानी वहाँ, 6 से 8 बजे तक आता था, 6 से 9 बजे तक। एक कुछ कुछ महीने ऐसा है, 2 महीने, जिसमें मैं पानी खुद भरता था वहां से। और पानी खुद भरता था इसलिए मैं 6 बजे आता था वहां पे। क्यों? क्योंकि अगर 8 बजे 9 बजे को तो पूरी मार्केट देखेगी, थोड़ा बंदे को तरफ तो नहीं गिरना पड़ता ना। तो वो दौर क्या था, जो इसलिए बता रहा हूँ, इनक्यूबेशन पीरियड बड़ा खतरनाक होता है। एक एक लेवल तक सपोर्ट मिलेगी, पर अगला जो 1 साल होगा ना, उसमें नहीं मिलेगी। उसमें आपके पास एक ऑप्शन है, क्या? बंद। बट जो 1 साल वाला जो पीरियड था, अगर ये ऐसा खतरनाक पीरियड नहीं आता तो मैं किताब लिखता। उसमें क्या कर दिया? बेल आदमी था, फ्रस्ट्रेशन थी, बच्चे थे ही नहीं, बुक लिख ली। और बुक लिखने की तो वही से गति पकड़ ली। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये ना, चाहे तुम जितने मर्जी जबरदस्त आदमी हो, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि सरकार आपको सपोर्ट करने की बात कर रही है। इसको, स्टार्टअप को। और देखो ऊपर क्या लाइन लिखी है इसने, ऊपर से लाइन लिखी है कि जॉब सीकर से क्या बन रहे हो आप? जॉब प्रोवाइडर। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा? फिर किसमें आ जाओगे आप? जॉब प्रोवाइडर में आ जाओगे। तो एक बंदा अकेले अपने अपने लिए जॉब नहीं है। चलो अभी थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास 45 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, है ना, अभी इतने तो है ही है। तो क्या बन गई है? जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर। क्लियर है बात? तो सर, चाहे सरकारी मिशन हो चाहे अपना खुद का मिशन हो, बट बात है क्या? आपकी क्लियरिटी। तो इसमें देखो यही बात हो रहा है, अगर आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे तो यही बात समझा रहा है सारी ये। तो क्या बुरा है? जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर, स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये हो गया सब कुछ। और क्या दे रहा है? मंथली सब्सिस्टेंस स्टाइफंड देना पड़ेगा उसको, या तो उसको रखना पड़ेगा अपने पास, या तो घर वाले देगा, सरकार देगी। पर दिक्कत में फिर सच्चाई ये है, एक टाइम के बाद घर वाले भाग जाएंगे, सरकारें भाग जाएगी, सब भाग जाएंगे। और वही टाइम होता है जो आपको फिर जहां से आप टेक ऑफ करने वाले होते हो, उसी करनी पड़ती है फिर वेट बैठ के। चलो जी, अब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कहानी फिर ये है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वहां पे इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे इंसान को बिजनेस करना इजी लगे, आसान लगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सारी चीज आती है। अब देखो, पहले देखो यहाँ पे ये इसका एक चार्ट बनाया हुआ है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, बड़ा नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए पहले। दूसरा, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल, अगर मैंने कंपनी बनानी है तो मेरे को अप्रूवल जल्दी जल्दी मिलना चाहिए सरकार का। फिर है सिंगल विंडो एक्ट। सिंगल विंडो क्लियरेंस समझते हो ना आपका? सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होती है कि एक ही पॉइंट पे, जैसे अगर आपने मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है आपने, वहीं पे पोल्यूशन का हो रहा है, वहीं पे वाटर वालों का हो रहा है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वालों को हो रहा है, तो सबकी क्लियरेंस आपको कहाँ मिल रही है? एक पॉइंट पे। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटी फैसिलिटेशन सेंटर। किसी भी आदमी को बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए इनिशियल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। आज की डेट से तो और ज्यादा चक्कर पड़ गया इसके इन्वेस्टमेंट का भी, क्योंकि अब तो आईटी वाला काम भी है ना, चाहो तो आप घर से भी कर सकते हो, कम भी है ज्यादा भी है, ठीक है ना बात? चाहे तो आप जीरो में भी कर सकते हो, जैसे कुछ तो प्लेटफॉर्म सारे फ्री है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए मेरे पास? प्रॉपर सेल चाहिए जहां से हम पैसा मिले। उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल। ऐसी कोई काउंसिल होनी चाहिए कि जो एडवाइस भी करे आज की डेट से, है ना? और ये भी मैं आपको देखो सच्चाई बता रहा हूँ आपको ना, कभी भी जो भी आप कर रहे हो ना, एडवाइस एडवाइस का मतलब क्या है कि आपको ना थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हर चीज की लेनी चाहिए। जैसे आप ये कोचिंग ले रहे हो तो पार्ट ट्रेनिंग का, ये देखो करना तो आपको खुद ही है ना। अब आगे भी ऐसा ही है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस तो कर रहे हो और आप कैसे ज्ञान ले नहीं रहे हो, उसमें आपके एफर्ट्स बहुत लगेंगे। अब तो इतनी सारी चीजें ना, छोटे छोटे कोर्स भी आते हैं। अगर आपको सोचना है कि मैंने वेबसाइट ही बनानी है, अपने आप ही लगे हो आप करने, तो किसी की हेल्प ले लो। 40 में से 20% भी अगर आपके पल्ले पड़ गए ना, बात आपको बढ़ा के ले जाती है वो चीज। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना जरूरी है, ऐसे जिद्दी नहीं बनना चाहिए कभी। कई लोग ना जिद पकड़ के होते बैठे हुए,
और अपने को तो आता है, वो कुछ नहीं आता है, पैसे खाने वाले बैठे हैं सब लोग। अगर आपको हेल्प हो रही है कहीं से तो ले लो उसकी हेल्प, है ना। तो ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल। फिर है जी क्रिटिकली, अच्छा ऊपर देख लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हो गया हमारा, द स्टेट हैज अचीव्ड 94.13% इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्टेट के लिए, इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में। 94% हमने अचीव कर लिया अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला। और सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम आ गई है 2018 एक्ट के द्वारा। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 वाला इनेबलिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर रहा है। और इस हिसाब से हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग में हिमाचल प्रदेश इज इन द कैटेगरी ऑफ अचीवर्स, है ना। द स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड 301 बिजनेस रिफॉर्म्स कवरिंग 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज। सिंगल विंडो पोर्टल इमर्जिंग हिमाचल प्रदेश फॉर बिजनेस सर्विसेज। हिमाचल प्रदेश के एक ऑनलाइन पोर्टल है, कौन सा, सेवा पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट। तो ई डिस्ट्रिक्ट है, ई सोल्यूशन है, ये सारा क्या क्या करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट है जी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो अब एक सरकार का प्रोजेक्ट है, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत। आपने याद रखना है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है, ये किसके अंदर आती है, ये आती है आत्मनिर्भर भारत। कि हमें अपने फूड प्रोसेसिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम आत्मनिर्भर हो जाए। इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो याद रखना 90 और 10 की रेशियो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 90% देते सेंट्रल, 10% देते स्टेट। ओवरऑल आउटले ऑफ इंडिया फॉर इंडिया इज 10,000 करोड़ 5 ईयर के लिए। पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये 5 साल के लिए, 25 तक चलना है। फॉर डिस्ट्रिक्ट शिमला, किसके लिए आता ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो शिमला के लिए क्या ऑप्ट कर दिया अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर, एप्पल। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको मर्ज किया है 2008 में स्कीम आई थी एक और, जिसका नाम, जिसके अंदर 2 स्कीमों का मर्ज है ये, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों का मर्जर है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अंडर द स्कीम द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 50 लाख एंड 20 लाख। मतलब अगर आपने लगाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो उसमें कितनी आएगी, 50 लाख। सर्विस सेक्टर के लिए कितना है, 20 लाख। और सब्सिडी कितनी है, 10 से 15% सब्सिडी किसके लिए है, जनरल के लिए। और साथ में क्या मिलेगा, 10% कौन खर्च करेगा, कंट्रीब्यूटर। मतलब 10% है उसमें पैसा खुद लगाना है, 15 से 20% सब्सिडी मिलेगी, बाद कुछ लोन मिलेगा। और अदर कैटेगरी के कितना है, 25 से 35%। द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। कई बार क्वेश्चन आता है इसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कर रही है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कर रहा है। और टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर्सन हैव बीन सेट अप देयर वेंचर। द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ट्रेडिशनल आर्टिशन एंड रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ को इकट्ठा करना, जो ट्रेडिशनल आर्टिशन होते हैं, क्योंकि वो भी अब एक्सटेंट वाली स्थिति में चले जाएंगे। और फिर है जिससे क्या होगा, माइग्रेशन कम हो जाएगा। अगर जैसे मान लो हिमाचल में कोई कारपेंटर है, अब उसके बच्चे को अगर काम नहीं मिलेगा तो कारपेंटर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा। इससे बचना है। और साथ में क्या देना है हमने, वेजेस अर्निंग कैपेसिटी, ताकि आने वाले टाइम में उसी काम, सीखे हुए काम से अपनी वो वेजेस को भी अर्न करे। तो सिवन सवाल यह है, स्कीम में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2 स्कीम को मिलकर बना है। 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए देती है। और सब्सिडी कितनी है, 15 से 25% जनरल कैटेगरी के लिए, 25 से 35% जो रिजर्व है। और इसको लॉन्च करने वाला है HPKVIB और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है मेन के लिए पूछे जाते हैं, प्री में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद सेरिकल्चर में क्या आता है, सिल्क वॉर्म वगैरह। तो 146 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इतनी कम्युनिटी काम करे इसके लिए। रेशम साथी स्कीम का नाम क्या है, रेशम साथी। फिर आता है अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा, माइनिंग। तो माइनिंग का मैंने बताया, तो माइनिंग को भी क्या करते हैं, लीज वगैरह ऑनलाइन होती है, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आती है ये।
और गवर्नमेंट हैज एनहांस द रॉयल्टी रेट, मतलब रॉयल्टी रेट बढ़ा दिया है। पहले सरकार कितनी लेती थी 60 रुपए पर टन, अब कितनी लेती है 80 रुपए पर टन। तो सरकार का इससे थोड़ा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। उसके बाद है जी अलाउ कितना करता है, कि कहां तक हम अलाउ करता है, ये बोल रहा है कि अगर आप अपने अपने खेत में भी 1.5 मीटर से ज्यादा कर रहे हो ना, तो लैंड आपकी नहीं है, वो किसकी है, वो सरकार की। मतलब आपका अधिकार कहां तक है, माइनिंग के पर्पस बोल रहा हूँ, वैसे घर बना कर सकते हैं कुआं खोदने के लिए। अगर आपने उसमें से कुछ माइनिंग करनी है, पत्थर निकालना है, कुछ और निकालना है, आजकल पता ना आपको, अपने खेत में अगर आपने ज्यादा देर तक निकालने का ना, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे जंगल है ना, अपने खेत में आप फॉरेस्ट नहीं काट सकते, इधर भी ऐसे ही हो गया। तो ये भी एक किसी से रिसोर्स माना जाएगा। तो मिनरल्स एंड फॉरेस्ट किसके रिसोर्स है, सरकार के। तो 1.5 तक आप कर सकते हो, तो ट्रीट इट एज माइनिंग एक्टिविटी। तो 1.60 मीटर से नीचे करोगे आप, तो फसल उगाना नहीं है। तो 1.5 मीटर कौन फसल उगाएगा, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ निकाल ही रहा होगा, और निकाल रहा तो किसका पार्ट है, वो माइनिंग का। ठीक है जी। स्ट्रिक्ट प्रोविजन हैज बीन मेड चेक इलीगल माइनिंग। तो चेक इलीगल माइनिंग के लिए क्या कर दिया, देखो कितनी बड़ी बात कर दी, 5 लाख देना पड़ेगा क्या, फाइन, और 2 ईयर की क्या हो सकती है, जेल, और दोनों की हो सकते हैं इकट्ठे। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कांगड़ा उन्ना में तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सारे मेजर्स लिए गए। 5 माइनिंग चेक पोस्ट बने जी उन्ना डिस्ट्रिक्ट में, 1 डिस्ट्रिक्ट इन सोलन। उन्ना में थोड़ा बॉर्डर रहता है ना उधर उसके साथ, पंजाब के साथ, और सोलन में। अब आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसकी भी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब 1000 जुलाई 2020 से पता क्या कर दिया उसको ना, पहले क्या होता था, अलग अलग कैटेगरी थी, मैन्युफैक्चरिंग की अलग कैटेगरी थी और सर्विस सेक्टर की अलग, पता है ना आपको। देखो कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं हम, जैसे मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर मेरी फैक्ट्री कितने की है, 1 करोड़ की है, तो किस में आएगी वो, माइक्रो में। अगर 10 करोड़ की है तो किस में आएगी, स्मॉल में। 50 करोड़ की है किस में आएगी, मीडियम में। समझ रहे हो बात को। और वो क्या होती है, उसकी टोटल वैल्यू, एक होता है नेट प्रॉफिट, या तो वैल्यू भी लेते हैं नेट प्रॉफिट लेते हैं। बट पहले क्या था, सर्विस सेक्टर के लिए अलग सिस्टम था। तो सर्विस सेक्टर में जैसे अगर 1 करोड़ की माइक्रो है, सर्विस सेक्टर 50 करोड़ की। तो अब ये क्या कर दिया उन्होंने, बराबर कर दिया है, तो हमारे लिए तो आसान ही हो गया पढ़ने के लिए। अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है, इसमें देखो जी, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस दोनों ही इन्वेस्टमेंट के आधार पर 1 करोड़ की और टर्नओवर के आधार पर 5 करोड़ की क्या है, माइक्रो। 10 करोड़ की और 50 करोड़ की टर्नओवर क्या बन रही है, स्मॉल। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की, टर्नओवर कितना 250 करोड़ की, क्या बन गई, मीडियम। और इससे ऊपर क्या बनेगी, लार्ज। The resulting economy of the scale can enhance productivity and increasing incentive through micro and small enterprises cluster development program। अब हमने देखो 2 याद रखना आपने, एक है क्लस्टर्ड, 3 चीजें इकट्ठे आ रही दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप अलग से लिख के रखो। एक है जी क्या, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक स्कीम। दूसरी है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और तीसरा है एक स्कीम यहाँ पे क्या, स्फूर्ति। स्फूर्ति है रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो कितना बढ़िया बात बोल गई यहाँ पे, क्या बोल रहे कि अगर हमने, सरकार क्या करे, देखो ये है जी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर मतलब एक एरिया डेवलप करना, बद्दी नालागढ़ बरोटी वाला, पहले बद्दी था छोटा क्लस्टर, नालागढ़ जोड़ा बड़ा क्लस्टर, बरोटी वाला जोड़ दिया बड़ा क्लस्टर। तो सबसे बड़ी अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। समझ रहे हो जो बात क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे से क्लस्टर और भी बनाए जा सकते हैं हिमाचल में। उसके बाद है जी, अब उस क्लस्टर के अंदर स्टार्टअप कहां से लगे हम पकड़ के, हमने बना दिया जी यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बना दिया इसमें, तो उसमें फैक्ट्री लगाने वाले कौन आएंगे, जो स्टार्टअप हो गए। तो स्टार्टअप को किसके अंदर लाया जाएगा, हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उनको दिया जाएगा लोन, सब्सिडी। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब उन स्टार्टअप को क्या बोलेगा हम,
कि तुमको काम क्या करना है, बोला तुम कुछ नया काम ना करो, जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारे, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर काम करो। समझ गया जी बात। तो अगर हमको हम देखो गांव में यही हो सकता है, जो इंडस्ट्री एरिया था उन्होंने ऑक्युपाई कर दिया, अब गांव में क्या करना पड़ेगा हमें। अब गांव में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो नहीं लगेगी, गांव में क्या लगेगी। अगर मान लो चंबा है, चंबा के लोग किसमें माहिर हैं, कॉपर की प्लेट बनाते हैं, रुमाल बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, कितनी सारी चीजें बनाते हैं। अब क्या करा कि 10 गांव का एक क्लस्टर डिक्लेयर कर दिया जी। उस गांव में सरकार ने बड़ी फैसिलिटी दे दी कि भाई तुमको लैंड भी दे दी उनको, कोई 50 बीघा लैंड दे दी, यहाँ पे आ जाओ सब, इधर कोई चप्पल बना, कुछ कोई बना। अब दूसरा काम क्या करेगा, उनको उनको बोलेगा कि तुमको लालच देना पड़ेगा, तुम स्टार्टअप बन जाओ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि उसको सब्सिडी मिल रही है, वहां पे भी आ गया। अब बना क्या रहे हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट बना रहे, चाहे चप्पल बना रहे, क्या बना रहे हो, स्फूर्ति वाला। देखो क्या लिखा है, स्कीम फंड फॉर रिजुवनेशन रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो चंबा रुमाल, चंबा चप्पल की जो इंडस्ट्री है वो अपने शायद डिक्लाइन में चली होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, रीजनरेट। और वो पॉसिबल कब होगा, जब क्लस्टर बेस्ड होगा। अब ऐसा नहीं कर सकता मैं एक गांव के लिए, शहर के लिए हो सकता है, शहर बड़ा है, चंडीगढ़ के लिए एक स्कीम आ सकती है, चलो ठीक है जी बढ़िया, शिमला के लिए एक स्कीम आ सकती है, बट गांव के लिए आ सकती है, नहीं आ सकती। क्या करना पड़ेगा उसको, क्लस्टर। छोटे छोटे टाउन के लिए भी नहीं आ सकती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्लस्टर। तो इन तीनों स्कीम का एक जगह प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अब क्या कर दिया कि अब इन लोगों को लगता है कि यार हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमने पीछे क्या पढ़ा था, सिंगल विंडो क्लियरेंस। और यहाँ पे लिखा है न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये बोलता है आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही रजिस्टर करवा दो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, इस चैप्टर को आप इतनी शिद्दत से पढ़ो, आपको इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मेंस के लिए फॉरेस्ट वाले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर वाले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखो मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कभी कुछ ऐसे पढ़ा नहीं खास, और ऐसे नहीं नंबर कम आए थे। सिर्फ इसलिए पढ़ पाता था क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स बनाना पड़ता था, उसके लिए चीजें जोड़नी पड़ती है ना, जैसे भी आपके साथ चीजें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, ये भी दिमाग में छप जाती है जगह, अगर आपने ऐसे चीजें जोड़ के बनाएंगे, फिर साथ में बार बार मैं बोलता हूँ छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अब जैसे अगर आप इसको तीनों को इकट्ठा करके पढ़ोगे ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना आपके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए तक के लिए आपको याद रहेगी चीज। ये करना था हमने कुछ ना कमीशन, देखो ना, देखो पॉलिसी, पॉलिसी मैकेनिज्म होगा एक, और एक होगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो पॉलिसी भी बनती है किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, और उन पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कमीशन होगा, कोई बोर्ड होगा, इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं उनको हम बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो खादी KBIC, बहुत सारी स्कीम ऐसी है हिमाचल में जिनको KBIC रन करता है। तो ये बना था, जो इसका एक्ट था 1956 का, और ये बना था 1957 में। तो ये नोडल एजेंसी है किस हिसाब से हिमाचल में बहुत सारे पॉलिसीज को आगे चलाने के लिए। KBIC हैज द स्टेट सेक्शन एट शिमला एंड 13 ऑपरेशनल खादी इंस्टीट्यूट्स है। In addition, Khadi program KVIC is also implementing प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है 2006-9 से, इसको भी चला रहा है। KVIC has also identified cluster for regeneration of traditional industries। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के ऊपर काम करेगा। जैसे अभी हमने देखा था कौन सी स्कीम, स्फूर्ति स्कीम, सिरमौर बैकवर्ड क्लस्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड, महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ सिरमौर। तो इन्होंने क्या करते हैं, एक पूरा एक क्लस्टर डेवलप किया है जिसको किस नाम से जाना जाता है, महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ में, सिरमौर में, ठीक है ना।
विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ लीबी इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स, जो बी कीपिंग एंड एग्रो इंटरप्राइजेस है लुधियाना का, इसकी हेल्प से भी ये काम कर रहे हैं। फिर आता है हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो ऊपर क्या था, एक देखो, एक एक्ट, फिर आया क्या, कमीशन, और अब किसकी बात कर रहे हैं हम, बोर्ड की। तो बोर्ड है इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी created by an act of legislative assembly 66 को, it came into existence 1968। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सोशल जस्टिस, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या बनाएगा ये, सेलेबल आर्टिकल। वाइडर ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द पुअर एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी। तो 3 ऑब्जेक्टिव है इसके। एक बात करेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इकोनॉमिक में क्या है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना जाए जिसकी सेल वैल्यू हो, आगे बिके वो। और वाइडर पर्सपेक्टिव क्या है इसका, कि लोगों को सेल्फ रिलायंस करना है, कि ताकि लोग अपनी डिपेंडेंसी खुद पे ही रखें। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी एक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सम ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय, तो क्या क्या इसने डेवलप किया अभी तक, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बाथूना में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है कहाँ पे, पलवाहा उन्ना में, और लेबर हॉस्टल भी है बाथूना में, और ट्रांजिट वर्कर हॉस्टल भी कहाँ पे है, उन्ना में। तो कहने का मतलब है कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लेबर वाले जो लोग हैं, तो उनकी फैसिलिटी के सेंटर, इनके हॉस्टल वगैरह इन्होंने तैयार किए हैं। इट हैज बिल्ड स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया एट कंदरौरी पंडोगा, कंदरौरी एंड पंडोगा में। तो इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया एक। और एचपी सिट्स हिज ऑथराइज्ड डीलर इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सेल फॉर सप्लाई बिटुमिन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड कोल्ड मिक्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिटुमिन। मतलब कहने मतलब है कि जो ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड सेल अथॉरिटी जो है, तो इनको जो रॉ मटेरियल है ये भी प्रोवाइड करता है ना। तो कई बार इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पे है, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, और लेबर हॉस्टल कहाँ पे है ना। तो ये, और कौन इनको बना रहा है, कौन इनको रन कर रहा है, तो ये देख लेना आप। हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, अब एक बोर्ड अलग से बना रखा है, ये सिर्फ इंफ्रा के लिए ही है। 2001 में बना, ये प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर पार्टिसिपेटरी पर्सन अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी इन फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस। तो ये सारा इंफ्रा से नाम से पता लग रहा है कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की काम करता है। सो फार वेरियस डेवलपमेंट वर्क इन द फॉलोइंग सेक्टर हैज बीन अंडरटेकन, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला नहीं, बस पढ़ने वाला है। तो स्टेट रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट बना रहा है ये, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट्स, अर्बन लोकल बॉडी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये किस पे काम करती है, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। The HPIDB has successfully awarded 20 project to, देखो अब कई बार जैसे, अब हमें देखो प्री में तो इतना मुझे लगता नहीं इसमें से कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हिमाचल सरकार क्या कर रही है। तो आप उसमें कर सकता है, हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है ना, जो भी ऐसी पब्लिक से लेकर जो इंफ्रा है, चाहे हेल्थ का है, चाहे ब्रिज का है, रोड का है, उन सब के लिए काम करता है। तो बस इतना सा है इसका। लास्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये तो देखते होगे आपके, जो आईपीपी एक रिपोर्ट निकालता है, बस वो नेशनल लेवल की रिपोर्ट निकलती है ये, तो उसमें भी कोई खास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। आईआईपी इन द स्टेट इज बीइंग कंप्लीटेड ऑन बेस ईयर 2011-12 के आधार पर निकालता है ये। देखो ना, जो भी इंडस्ट्री होती है उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, कितना ग्रो किया, इसका ये बेस के साथ ये करेक्ट करके उसकी इंडेक्सिंग करता है। The IPP is estimated quarterly. The general index has increased, showing an increase of 6%, mainly due to the increase in the production of mining and manufacturing industries. तो बस सिंपल इतना रखना है याद कि जो, क्योंकि क्वार्टरली निकलता है तो ऐसा तो कोई डाटा है नहीं कि इस साल कितना रहा, उस साल कितना रहा, तो ये चेंज होता रहता है। तो चेंज होता रहता है, तो अभी तक की सिर्फ इतना पता लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसकी जो एक रेंज है वो 6% के करीब करीब है, बस बाकी कुछ नहीं करना आपने याद है। और आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कितना, 7.4%, तो 6 और 7% की रेंज में है।